हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसकी हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, राइट। किस तरीके से स्प्रेडशीट में वर्कशीट, वर्कबुक, रो, कॉलम, फॉर्मूला बार, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल में डिस्कस की है। असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को, जिसकी मदद से ये चैप्टर आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% पक्का हो जाए। सो कोई भी यदि डाउट आपको अभी भी बचा होगा तो आज की इस वीडियो से वो डाउट आपका 100% सॉल्व हो जाने वाला है, राइट। सो बेसिकली बता दूं मैं आपको, इस बुक का आपका पार्ट है दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी के चैप्टर 9 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट रिविजन्स, है ना, साथ ही असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, MCQs वगैरह एवरीथिंग, सब चीज़ अवेलेबल है। कैसे एक्सेस करोगे आप, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है, राइट। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, जिससे हमने यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की शुरुआत की, जिसमें कुछ चैप्टर्स हम देखेंगे यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर बेस्ड। जैसे कि आपकी बुक में MS एक्सेल दिया हुआ है, तो MS एक्सेल में किस तरीके से आप रोज कॉलम के अकॉर्डिंग वर्कशीट में डेटा को एंटर करते हो और अपने वर्क को ईजी करते हो, ठीक है। तो बेसिकली वर्कशीट जो होता है, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप लार्ज अमाउंट में डेटा को एंटर कर सकते हो, जो कि रो कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, और लार्ज अमाउंट में डेटा को एंटर करने के साथ साथ आप उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली बिजनेस में, एजुकेशन सेक्टर में, हर एक सेक्टर में हम बोल सकते हैं कि इसका यूज किया जाता है अकाउंटिंग पर्पज से, ओके। सो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक यही चीज समझी है। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जब भी आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो कैसे ओपन करते हो, क्या स्टेप्स होती है, हाउ टू स्टार्ट दिस सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स। उस पर्टिकुलर इंटरफेस पर, स्प्रेडशीट का जो सॉफ्टवेयर होता है उस इंटरफेस पे आपको क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, हर एक कंपोनेंट का क्या काम होता है, बेसिकली वही हमने इस चैप्टर में डिटेल में जाना है, समझा है, और उसी को हम यहाँ आज रिवाइज करेंगे। सो द टर्म स्प्रेडशीट इज यूज्ड वाइडली इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस टुडे। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस में और अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। स्प्रेडशीट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्प्रेड, स्प्रेड से इसको डिराइव किया गया है। It can be seen in the context of a newspaper or magazine where two facing pages extend or are spread across the centerfold and considered as one. Obvious. जैसे कि spread का वर्ड का मतलब यदि हम समझे तो जैसे आपने देखा है न्यूज़पेपर वगैरह या मैगजीन्स वगैरह, उसमें एक पेपर होता है, उसके आसपास दोनों साइड पे आपको भर भर के न्यूज़ मिलती है ना, और ऐसे कई पेजेस होते हैं जिनसे मिलकर एक न्यूज़पेपर कंप्लीट होता है, एक मैगजीन कंप्लीट होती है, जिसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। स्प्रेडेड वे में वर्ल्ड के किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन आप वहाँ एक्सेस कर सकते हो और सेंटर फोल्ड होकर वो आपको मिलता है, राइट। सो बिल्कुल वैसे ही अर्लियर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड, पहले जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हुआ करते थे बिजनेस में वो ऐसे ही मेंटेन किए जाते थे एक लार्ज शीट पर, है ना, जिसे हम क्या कहते थे, लेजर्स। सो अर्लियर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड मैन्युअली ऑन ओवरसाइज शीट ऑफ पेपर्स कॉल्ड लेजर्स। सो मैन्युअली ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता था, क्योंकि जब तो कंप्यूटराइज जमाना नहीं था, है ना, मैन्युअली लेजर्स प्रिपेयर किए जाते थे, जो लार्ज शीट ऑफ पेपर होते थे, जिसमें आप अकाउंटिंग के से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितने पर्टिकुलर आपने प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सारी चीज़ों को आप मेजर करते थे। सो दिस लेजर्स वर यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस की जो भी कंपनी है, उसके जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, उन्हें कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली लेजर्स का यूज किया जाता था, उन्हें प्रिपेयर किया जाता था। द ट्रांजेक्शन डेट यूज्ड टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल विद रोज एंड कॉलम्स। और यहाँ पे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो भी लेजर में रिकॉर्ड किया जाता था वो रो कॉलम के फॉर्मेट में, रो कॉलम के फॉर्मेट में, मतलब इस तरीके से टैब्यूलर
टैब्यूलर फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता था। लेटर ऑन द नीड अराउज टू मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, बिजनेस भी ग्रो करता गया, ठीक है, और बिजनेस जब ग्रो करता गया तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में डेटा को मेंटेन करने की नीड अराइज हुई, ठीक है। तो अब एक शीट ऑफ पेपर पे इतने बल्क में डेटा को मेंटेन कर पाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हुआ। सो विच वॉज डिफिकल्ट टू फिट ऑन टू अ पेज। सो लार्ज नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स हुए, जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना हुआ, सो वो एक पेज पर रिकॉर्ड कर पाना, एक शीट ऑफ पेपर पर रिकॉर्ड कर पाना डिफिकल्ट था। सो दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडिंग द डेटा अक्रॉस पेजेस एंड दस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडशीट केम इन एग्जिस्टेंस, राइट। सो बस वहीं से कंप्यूटराइज्ड जमाना जब आया तो स्प्रेडशीट की शुरुआत हुई, राइट। एक लेजर के एक शीट ऑफ पेपर ने मल्टीपल पेजेस में रिकॉर्ड्स को, ट्रांजेक्शन्स को ऐड करने के लिए कोशिश किया गया बिजनेस में, राइट। सो वहीं से हम क्या बोले, कंप्यूटराइज जब जमाना आया तो यही लेजर को कंप्यूटराइज्ड किया गया बाय यूजिंग एक्सेल सॉफ्टवेयर, जहाँ पे कुछ स्प्रेडशीट्स होती हैं, वो रो एंड कॉलम में डिवाइडेड होती हैं, जहाँ पर आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को आसानी से मेंटेन कर सकते हो। ना कि सिर्फ एक शीट में बल्कि एक से ज़्यादा शीट्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो जब आपको बल्क में लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करवाना होता है। तो यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है स्प्रेडशीट क्या होता है, कैसे नीड हुई, स्प्रेडशीट की क्यों ज़रूरत होती है, पहले किस तरीके से डेटा मेंटेन किया जाता था, ऐसा कोई क्वेश्चन यदि इस चैप्टर से रिलेटेड आता है तो होप अब आप इसका आंसर कर सकते हो, right? So computerized or electronic spreadsheets are of much more recent origin, okay? MS Excel जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा कॉमन भी है और पॉपुलर भी है। सो MS Excel is one of the most professional and advanced spreadsheet software and is used by large number of people across the world. It allows you to store, organize, calculate, manipulate the data in a tabular format consisting of rows and columns. So spreadsheet में कंप्यूटराइज्ड वे में जब आप MS Excel में डेटा को स्टोर करने लगे तो वहीं आप डेटा को स्टोर करने के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हो, उसे कैलकुलेट करवा सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो। और ये सब किस फॉर्मेट में होता है? ओनली इन टैब्यूलर फॉर्मेट। और टैब्यूलर फॉर्मेट मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट। क्लियर? So it provides inbuilt feature other than store, organize, calculate। कुछ inbuilt features भी आपको यहाँ पे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है एंड जिसके थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो कुछ डेटा एनालिसिस टूल्स मिलते हैं दैट मेक इट इजी वर्क विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसकी मदद से आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकते हो, है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज के फीचर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो फंक्शंस, फॉर्मूलाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। इट हैज़ एन एडिशनल फीचर, एक एडिशनल फीचर भी यहाँ आपको मिलता है दैट रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट ग्राफ्स दैट हेल्प्स यू टू एनालाइज डेटा क्विकली। यहाँ पे आप टेबुलर डेटा के साथ साथ चार्ट और ग्राफ भी प्रिपेयर कर सकते हो जिसकी मदद से आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो क्विकली। आई बात समझ में? सो वर्ड के बारे में जैसे हमने डिटेल में पढ़ा है, जितने चैप्टर्स देखे हैं यूनिट 3 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर इस यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में भी कुछ चैप्टर्स देखेंगे जिसमें हम MS Excel को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। सो डोंट वरी अबाउट दिस। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स तो हमने देख ही लिए कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये पता करना है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता क्या है और अब इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ MS Excel दैट लिस्टेड बिलो एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये आपसे एग्जाम में 110% क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की MS Excel या कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, नॉट ओनली MS Excel, कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे आगे अभी हम नाम, ठीक है, फॉर्मूलाज और फंक्शंस की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। जैसे हर एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने की फैसिलिटी देता है, बिल्कुल वैसे ही आपको हर एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप उसमें फंक्शंस और फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो। अब ये होते क्या हैं? फॉर्मूलाज कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं दैट आर मेनली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो फॉर्मूलाज के थ्रू, जैसे मैथ्स में आप फॉर्मूलाज अप्लाई करते हो ना, सिंपल फॉर्मूलाज, और कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए कुछ टफ से फॉर्मूलाज भी होते हैं जिसके थ्रू आप कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हो ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए हम फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। बने बनाए यहाँ पे फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, बस आपको उनको अप्लाई करना है डेटा पे और आप तुरंत क्विकली सही एक्यूरेट आंसर देख सकते हो, राइट। उसी तरीके से कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। सो फंक्शंस आर इन बिल्ट इन फॉर्मूलाज
विच आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज एक्सेट्रा। देखो वही फंक्शंस भी इस नाम से आपको मिल जाएंगे। सपोज आपको एवरेज कैलकुलेट करवाना है, परसेंटेज कैलकुलेट करवाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है, सम कैलकुलेट करवाना है, मिन मैक्स फाइंड आउट करवाना है, राइट। ऐसा कोई यदि फंक्शन आपको परफॉर्म करवाना है तो MS एक्सेल में आपको ये बने बनाए फंक्शंस मिल जाते हैं, बस आपको इनका नाम लिखना है, इनको यूज़ करना है जस्ट, ठीक है। आपको कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना है, वो फंक्शंस का काम होगा कि वो कैलकुलेशन करके आपको देंगे, राइट। नाउ फॉर्मेटिंग फीचर्स भी यहाँ मिलते हैं। जैसे वर्ड में आपको फॉर्मेटिंग फीचर्स मिल जाते हैं ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्जिन, हेडर, फूटर, है ना, एंड ऑल इंसर्ट कर सकते हो आप शेप्स वगैरह को। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर आपको जैसे वर्ड में मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं, ठीक है। सो एक्सेल ऑल्सो सपोर्ट दी डिफरेंट फॉर्मेटिंग फीचर्स। सो दिस फीचर्स आर यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा। डेटा के अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए हम इन बेसिकली फॉर्मेटिंग फीचर्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी समझाया था कि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सिंपल टेक्स्ट का अपीयरेंस बदलना। टेक्स्ट यदि नॉर्मल लिखा है तो उसे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदल सकते हो, टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हो, फॉन्ट कलर बदल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर एक्सेल में भी टेबुलर फॉर्मेट में जो आपने डेटा लिखा है उसका अपीयरेंस बदल सकते हो, ठीक है, जिसमें कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, चेंज केस, डिफरेंट फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, बुलेट्स, नंबरिंग एंड ऑल सभी क्लियर, जो हमने वर्ड में पढ़े हैं। उसी तरीके से ये आपको प्रोवाइड करता है ऑटो अपडेशन ऑफ डेटा। डेटा का ऑटो अपडेशन भी होता है, मतलब आपको कुछ डेटा अपडेट करना है तो यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे? द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द होल वर्कशीट इफ एनी चेंज इज मेड इन अ सिंगल सेल। यदि किसी सिंगल सेल में आपने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सेल्स में आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था, तो फॉर्मूला का जो कैलकुलेशन है ना वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। कैसे? समझो, जैसे आपने ये एक एक्सेल के शीट में कुछ नंबर एंटर किए हैं, राइट। आपने क्या किए, यहाँ पर कुछ नंबर एंटर किए हैं, ओके। अब यहाँ आपने मैक्स को कैलकुलेट, मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था इस पर्टिकुलर पे, तो मैक्सिमम नंबर इस फंक्शन ने क्या कैलकुलेट किया, 90, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर बदल दिया, सपोज मैंने इस सेल को बदल दिया, 160 कर दिया, तो ये मैक्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस हुए ना सिंगल सेल में, इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर आपको बदलकर यहाँ पर चेंज करके दे देगा। आई बात समझ में कि यदि आप किसी रेंज ऑफ सेल्स में किस में भी कुछ चेंजेस करते हो और उस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई है तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू जो आंसर आया वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, right? So the data is automatically recalculated in the whole worksheet if any change is made in a single cell. सर्च एंड रिप्लेस का फीचर भी आपको MS एक्सेल प्रोवाइड करता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर देता है। सर्च एंड रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, जैसे वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ किया था कि होल वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि एक से ज़्यादा पेजेस हैं, सपोज आपने 50 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं और किसी वर्ड को आपको सर्च करना है या किसी वर्ड को आपको रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से, तो ये फैसिलिटी आपको वर्ड प्रोवाइड करता है। बिल्कुल वैसे ही आपको एक्सेल में भी ये फैसिलिटी मिल जाती है। किसी भी वर्ड को यदि आपको सर्च करना है होल वर्कशीट में, देन यू कैन सर्च एंड यू कैन इजीली रिप्लेस दैट वर्ड। आप उस वर्ड को रिप्लेस भी यहाँ कर सकते हो। सो दिस फीचर लीड्स टू द फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा, राइट। ऑटोफिल फीचर भी आपको MS एक्सेल प्रोवाइड करता है। अब ऑटोफिल फीचर क्या हुआ ये समझना। सपोज ये शीट है, एक कॉलम है जहां आपने 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी बाद की शीट में आप इसी सीक्वेंस में नंबर को फिल करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप 4 5 6 7 भी लिखते चले जाओ। आप क्या करो, इनको सिलेक्ट करो, यहाँ पे एक प्लस नाम का सिंबल दिखेगा, है ना, ऐसा प्लस सा सिंबल दिखेगा। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके रखोगे, इस प्लस को ड्रैग कर देना नीचे, जैसे ही इसको यहाँ नीचे ड्रैग करोगे ना तो ये आगे से सीक्वेंस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको इस तरीके से नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एक्सेल आपको ये फीचर भी देता है कि यहाँ पे आप सीक्वेंस में कोई भी नंबर, डिजिट्स या फिर कोई कैरेक्टर्स वगैरह को फिल करवा सकते हो, राइट। सो ऑटो अपडेशन और ऑटो फिल फीचर ही एक्सेल को ज़्यादा एडवांस बनाता है, राइट। और इसी की मदद से आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर सकते हो अपनी वर्कशीट पे, बल्क में डेटा को आसानी से कम टाइम में, यहाँ पे टाइम बचता है ऑटो अपडेशन फीचर्स के थ्रू, सर्च रिप्लेस फीचर के थ्रू कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, चार्ट्स और ग्राफ्स की फैसिलिटी भी आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है।
अब चार्ट्स क्या हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेल आपको डेटा एनालिसिस टूल प्रोवाइड करता है। तो चार्ट क्या है, एक डेटा एनालिसिस टूल है। आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा को आप यहाँ कंपेयर कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो बाय यूजिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स। क्विकली हम यहाँ पर इन्हें एनालाइज कर सकते हैं। कितने टाइप के चार्ट और ग्राफ की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, बार ग्राफ, कॉलम चार्ट ग्राफ, ठीक है, कॉलम चार्ट्स वगैरह जो होते हैं, स्कैटर, लाइन चार्ट, ये किस तरीके से शो होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको बार ग्राफ दिखता है, कॉलम ग्राफ दिखता है, हिस्टोग्राम दिखता है, स्कैटर चार्ट कुछ इस तरीके से होता है, लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से होता है, पाई चार्ट आपको यहाँ मिल जाता है जो सर्कुलर चार्ट होता है, इस तरीके से दिखता है, राइट। ऐसे डिफरेंट चार्ट ग्राफ्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। सो डेटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट्स. This helps the user to understand, analyze and compare data in an effective manner, right? आ रही है बात समझ में अच्छे से? अच्छा, सॉर्टिंग फीचर भी आपको यहाँ मिल जाता है भाई। सॉर्टिंग फीचर क्या, आप सभी को अच्छे से पता है, यहाँ हम टैब्यूलर डेटा को एंटर करते हैं। टैब्यूलर डेटा, सपोज मैंने वही बताया कि मैंने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए किसी स्टूडेंट के, है ना, किसी स्टूडेंट के मैंने यहाँ पर मार्क्स एंटर कर दिए, देखो सभी हाईएस्ट मार्क्स एंटर कर दिए, क्लियर। अब मुझे ये पता करना है कि इन सभी मार्क्स को मुझे अरेंज करवाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 0 to 9, 9 to 0, है ना, ये कुछ आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। वहीं आप अल्फ़ाबेट को भी सॉर्ट करवा सकते हो, A to Z, Z to A। आई बात समझ में? सो ऐसी सॉर्टिंग भी आपको यहाँ पर एक्सेल प्रोवाइड करता है। आपको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इस फीचर का यूज करो, नंबर्स, अल्फाबेट्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाते हैं। सो डेटा कैन बी अरेंज्ड और सॉर्टेड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, 0 to 9, A to Z, और डिसेंडिंग मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है, Z to A और 9 to 0। आई बात समझ में अच्छे से? ये ध्यान रखना है आपको। तो आप दोनों में से कैसा भी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो, आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। सो अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ MS एक्सेल और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो आप क्या लिख कर आने वाले हो? अब इसके लिए आप 100% प्रिपेयर हो। होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। दैट एक्सेल प्रोवाइड्स यू फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस for different formatting features, auto updation of data, search and replace option, autofill option, ठीक है, साथ ही चार्ट्स, ग्राफ्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं आप डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हो आसानी से, right? So these advanced features have made MS Excel the first choice for professionals to quickly perform lengthy and complex accounting and financial tasks and take immediate decisions, right? और इन्हीं एनालिसिस टूल्स के थ्रू आप अपने बिजनेस में इमीडिएट डिसीजन ले सकते हो, क्लियर। सो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया कि यही एडवांस फीचर है जो MS एक्सेल को पहली चॉइस बनाते हैं किसी भी प्रोफेशनल को, ताकि वो क्विकली ऑपरेशन परफॉर्म कर सके और साथ ही इमीडिएट डिसीजन ले सके, राइट? चलिए, सो सम पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स आर अदर देन MS एक्सेल। कौन कौन से पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेम सम पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या राइट नेम ऑफ 2 पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। ऐसा कोई क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है, ये MCQs में भी बन सकता है। सो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नाम, जैसे मैंने लिखे हुए हैं कुछ, MS एक्सेल, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अपाचे ओपन ऑफिस कैल्क, गूगल शीट्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क, जीन्यूमरिक, विकीपीडिया, सॉरी विकी कैल्क, है ना। सो आपको ये सारे पर्टिकुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स दिख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, MS जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके थ्रू जो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा आपका पैकेज का एक सूट होता है, ऑफिस सूट होता है, उसमें आपको ये MS एक्सेल सॉफ्टवेयर मिल जाता है। वहीं आपको MS वर्ड भी मिलता है, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, डिफरेंट आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जिसमें पॉपुलर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, आउटलुक यही होते हैं, राइट? तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वहीं अपाचे ओपन ऑफिस कैल्क, ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो एक्सेल जैसा ही होता है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क, जीन्यूमरिक, विकी कैल्क, ये सभी आपके क्या होते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बात कर लें हम यहाँ पर अब गूगल शीट्स की। सो गूगल शीट्स क्या होता है? ऑनलाइन एक्सेल शीट्स होती हैं, जैसे एक्सेल की शीट्स होती हैं, आप इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। यदि आपके सिस्टम में नहीं है सॉफ्टवेयर तो आप इसे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। गूगल शीट्स के नाम से आपको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही एक्सेल शीट आपके सामने ओपन होती है, बिल्कुल वही इंटरफेस होता है जैसे एक्सेल का, कैल्क का होता है। आई बात समझे? बस फ़र्क इतना होता है कि आप इन्हें ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गूगल शीट्स को आप ऑनलाइन भी यूज़
कर सकते हो, राइट। जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलरली जो यूज़ होते हैं एमएस एक्सेल है, गूगल शीट्स ऑनलाइन यूज़ होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क, है ना। ये चारों के नाम आपने सुने भी होंगे, और हो सकता है किसी स्टूडेंट्स की बुक में लिब्रे ऑफिस कैल्क भी हो, किसी की बुक में ओपन ऑफिस कैल्क भी हो। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, किसी भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे आपको सिर्फ काम करना आना चाहिए। किसी भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कौन सा टूल किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे सारे टूल्स आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही मिलेंगे अरेंज्ड। जैसे मैंने बताया, किसी भी एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में यदि आपको अच्छे से नॉलेज है, सारे टूल्स पता है, तो आप दुनिया के कोई से भी डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो, चाहे फिर वो ओपन ऑफिस ORJ हो या गूगल डॉक्स हो, राइट। बिल्कुल वैसे ही आप यदि MS एक्सेल पे काम करना सीखते हो या कैल्क पे काम करना सीखते हो, ठीक है, इनिशियली आप किसी भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखते हो, तो इनमें से कोई सा भी सॉफ्टवेयर यदि आपके सामने ओपन करके रख दिया जाए तो आप उस पर आसानी से शीट क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन फॉर्मूलास अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सभी का इंटरफेस एक जैसा होता है, सभी में सारे टूल्स एक जैसे होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, टूल्स की प्लेसिंग अलग अलग होती है, बाकी कोई और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए डरना घबराना नहीं है कि हमारी बुक में ये है वो है, अब हम कैसे पढ़ेंगे। बस फोकसफुली आपको मेरे सारे वीडियोस देखने हैं, एक एक टूल्स के बारे में समझना है, आपको सभी सॉफ्टवेयर्स में वो सारे टूल्स आसानी से मिलेंगे। क्लियर। चलिए, विंडोज 7 और विंडोज़ 10 ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर विंडोज़ के सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे ज़्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। अधिकतर हम बोलें तो पॉपुलैरिटी में यही है, बाकी विंडोज़ 11 भी आ गया है। अब हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल। MS एक्सेल को आप कैसे स्टार्ट करोगे, राइट। MS एक्सेल को यदि आपको अपने मॉनिटर स्क्रीन पे ओपन करना है, स्टार्ट करना है, सो इसके लिए क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे। सो विंडोज़ 7 की यदि बात कर ले, सो बहुत ईजी होता है। देखो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो और सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपके सामने होते हैं, बस वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है, या सर्च बार में लिखो तो वहाँ से भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को ओपन कर सकते हो, राइट। ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, बट यदि एग्जाम में आ गया स्टेप्स लिखने को, तो यही स्टेप्स हमें लिख कर आनी है। लाइक क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे, सो सभी प्रोग्राम्स आपके सामने, सारे एप्लीकेशंस आपको शो होने लगेंगे। उनमें आपको सिलेक्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। किसे सिलेक्ट करना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। अब इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको सिलेक्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर। द मेन विंडो ऑफ एप्लीकेशन ओपन्स, राइट। क्या स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो करी है? देखो भाई, स्टार्ट पर क्लिक किया है, जैसे स्टार्ट पर क्लिक करोगे सो आपके सामने ऑल प्रोग्राम्स नाम का ऑप्शन दिखेगा, है ना। स्टार्ट पर क्लिक करते हो ना, वैसे ही आपको कुछ मेन्यूज दिखते हैं, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स दिखता है, और भी बहुत सारे मेन्यूज दिखते हैं, रन, है ना, डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है, हेल्प वगैरह, रिसेंट भी। नाउ यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको कौन सा प्रोग्राम सर्च करना है? MS ऑफिस। MS ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना। अब MS ऑफिस को जैसे सिलेक्ट करोगे, फिर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी MS ऑफिस से रिलेटेड, जिसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल सारे सॉफ्टवेयर्स दिखेंगे। इनमें आपको सिलेक्ट कर लेना है MS एक्सेल 2010। जो भी आपके सिस्टम में MS एक्सेल हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करोगे तो इसका इंटरफेस, इसका पर्टिकुलर स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि इस तरीके से शीट्स में, वर्कशीट्स में डिवाइडेड होगा, जिसे अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्लियर हो गई ना स्टेप्स अच्छे से? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, MS ऑफिस, देन MS एक्सेल। अब बात कर ले हम विंडोज़ 10 की। तो विंडोज़ 10 पे आपको कैसे स्टार्ट करना है? दोनों में से जिसकी भी स्टेप्स आपसे पूछी जाए, देखो आपकी बुक में दिया हुआ है विंडोज़ 7 में कैसे स्टार्ट करना है, विंडोज़ 10 में कैसे स्टार्ट करना है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा एक 2 मार्क्स का आपसे यहाँ पर, हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल इन विंडोज़ 10, हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल इन विंडोज़ 7, ये मान के चलो। तो स्टेप्स तो आपको लिखनी पड़ेंगी, राइट। नाउ क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। अगेन स्टार्ट बटन किसी भी विंडोज़ पे आप चले जाओ, स्टार्ट बटन सब पे आपको मिलता है, क्योंकि स्टार्ट बटन की मदद से ही आप फर्दर एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाते हो, राइट। सो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस फोल्डर्स एंड सेलेक्ट MS ऑफिस, राइट। क्या करना है आपको? एप्लीकेशन फोल्डर्स को स्क्रॉल करना है, सर्च करना है, ठीक है। एक लिस्ट आपके सामने ओपन होगी, जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ एप्लीकेशन किस में है, पर्टिकुलर फोल्डर में, उसे सर्च कर लेना और वहाँ से आपको MS ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही MS ऑफिस को सिलेक्ट करोगे, देन उसमें से आपको फर्दर फिर MS एक्सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सो क्लिक ऑन दी MS एक्सेल 2010। या फिर ये चीज़ें, ये स्टेप्स फॉलो नहीं करना है तो आप इसके अदर देन एक स्टेप और है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। टाइप एक्सेल इन सर्च बार। भाई सर्च बार भी होती है टास्क बार में, है ना। जो सबसे नीचे टास्क बार होती है, जहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, वहीं एक सर्च बार भी होती है। सो इस सर्च बार में यदि आपने लिख दिया एक्सेल,
सर्च बार में यदि आपने लिख दिया एक्सेल, तो जैसे ही एक्सेल लिखोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा, उसकी मेन विंडो ओपन हो जाएगी, राइट। सो द मेन विंडो ऑफ एप्लीकेशन ओपन। अब ये मेन विंडो कैसी दिखती है, क्या होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हर एक कंपोनेंट का क्या काम होता है, बेसिकली अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल, राइट। चलिए, so when you launch Excel, the following window appears, which is the Excel interface. It consists of following components. ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो ये स्क्रीन आपके सामने जो दिख रही है, इंटरफेस जो आप देख रहे हो ये एक्सेल का इंटरफेस है। कैसे स्टार्ट किया आपने, जो स्टेप्स अभी हमने फॉलो की, हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल। स्टार्ट पे क्लिक किया, एमएस ऑफिस में गए, एमएस एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया, या सर्च बार से आपने एमएस एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो उस जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक्सेल इंटरफेस आपको दिखता है। अब यहाँ पे आपको कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, जैसे हमने वर्ड में कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी आपको कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। जैसे फर्स्ट इज द टाइटल बार, जिसमें आपको क्या शो हो रहा है, टाइटल बार में एप्लीकेशन का नाम और साथ ही उस पर्टिकुलर फाइल का नाम जो यहाँ ओपन है। तो वर्कबुक क्रिएट करते हैं हम यहाँ, सो बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन का नाम शो हो रहा है एट द सेंटर ऑफ टाइटल बार। वहीं राइट साइड पे आपको क्या दिखता है, कंट्रोल बटन्स दिखते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ये क्या होते हैं, कंट्रोल बटन्स होते हैं, जो स्क्रीन को, एमएस एक्सेल की स्क्रीन को मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए और क्लोज करने के लिए यूज किए जाते हैं। मिनिमाइज मतलब ये स्क्रीन मिनिमाइज होकर टास्क बार में दिखेगी, मैक्सिमाइज करना है इसको वापस तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, तो फुल स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हो। और यदि इस इंटरफेस को क्लोज करना है तो आप इस क्रॉस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो कंट्रोल बटन्स राइट साइड पे, सेंटर में आपको एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम शो होता है, और वहीं लेफ्ट साइड में आपको दिखता है ऑफिस बटन और क्विक एक्सेस टूल बार। सो टॉप पर टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आपको ऑफिस बटन दिखता है और क्विक एक्सेस टूल बार दिखती है। इनका क्या काम होता है, मेजर काम होता है इनका। देखो, ऑफिस बटन पे जैसे क्लिक करते हो, ऑफिस बटन पे जैसे क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। जैसे फाइल मेन्यू में आपको ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज ऑप्शंस दिख जाते हैं ना, ओपन, सेव, सेव एज, न्यू, ठीक है, क्लोज, एग्जिट, क्लोज या एग्जिट, इस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पे ऑफिस टूल में मिलते हैं, जो आपको टॉप लेफ्ट साइड पे मिलता है, ठीक है, जो आपको टॉप लेफ्ट साइड पे मिलता है। जस्ट उसके पास में आपको दिखता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है, इसके नाम से समझो, ये इंपॉर्टेंट है। क्विकली जिन टूल्स को आप यूज करते हो, फ्रिक्वेंटली जिन टूल्स को आप यूज करते हो, वो क्विक एक्सेस टूल बार में आपको मिलते हैं। सो डिफॉल्ट यहाँ पे 3 बटन्स होते हैं। पहला होता है क्या, पहला होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने का बटन, दूसरा होता है अंडू और तीसरा होता है रीडू। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट आपको ये 3 ऑप्शंस दिखते हैं। इनके अलावा आप क्विक एक्सेस टूल बार में टूल्स को ऐड कर सकते हो। इस टूल बार को आप कस्टमाइज कर सकते हो। कहाँ मिलती है ये टूल बार, टॉप पर, किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के टॉप पर लेफ्ट साइड में मिलती है। जैसे वर्ड में भी आपको टॉप लेफ्ट साइड पे मिलती है, एक्सेल में भी आपको एकदम टॉप लेफ्ट साइड पर मिलती है, राइट। चलिए, तो इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया कि टॉप पर आपको टाइटल बार और कंट्रोल बटन, ऑफिस बटन और क्विक एक्सेस टूल बार, ये कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं। वहीं जस्ट बिलो दी टाइटल बार के बाद आपको मिलती है रिबन। ये जो एरिया होता है जहाँ पे आपको कुछ मेन्यूज दिखते हैं, कुछ टूल्स दिखते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनमें फर्दर कुछ टूल्स होते हैं, बेसिकली इसी को हम रिबन कहते हैं। अब इस रिबन में आपको क्या क्या दिखता है, इस रिबन में बेसिकली आपको कुछ टैब्स दिखते हैं, जैसे होम टैब जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। सो टोटल 7 टैब्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। वर्ड में जैसे आपको 8 टैब्स दिखते हैं, जिसमें होम, इंसर्ट, व्यू, पेज लेआउट, ये सेम है बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ भी ये भी सेम है, वही उनकी वर्किंग होती है जो वहाँ होती है, बिल्कुल वैसे ही टूल्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। जो नए हैं टैब्स वो हैं फॉर्मूलाज, रिव्यू एंड डेटा। ये 3 टैब्स बेसिकली यहाँ पर एक्सेल में न्यू है, जिनका काम भी डिफरेंट होता है। होम टैब की मदद से आप जो डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, यहाँ पे आपको जितने भी फॉन्ट्स है, अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस दिखते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट सेट कर सकते हो, कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बुलेट्स, नंबरिंग वगैरह ऐड कर सकते हो, क्लियर। वही बात कर ले इंसर्ट, तो इंसर्ट से आप चार्ट, ग्राफ वगैरह को इंसर्ट कर सकते हो, सिंबल्स इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर सकते हो, कुछ शेप वगैरह इंसर्ट करना है, राइट। पेज लेआउट के थ्रू आप पेज की सेटिंग कर सकते हो, पेज को फॉर्मेट कर सकते हो, मार्जिन्स वगैरह आप शीट में सेट करना है आपको, टेबल के आसपास वो सेट कर सकते हो, हेडर, फुटर एंड ऑल,
राइट, बॉर्डर वगैरह सेट करनी है तो फॉर्मूलाज के थ्रू आप डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो, डेटा के थ्रू फर्दर आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक जैसे बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ डेटा रिव्यू टैब में मिल जाते हैं। आई बात समझ में? सो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में मिलते हैं। हर टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में फिर कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे होम टैब की बात कर ले तो यहाँ क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में आपको कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में। दूसरा ग्रुप होता है फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, ये ऑप्शंस दिख जाते हैं। अलाइनमेंट की बात कर ले तो आप लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, लाइन, स्पेस वगैरह अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। नंबर की बात कर ले तो यहाँ से आप नंबर्स वगैरह की सेटिंग कर सकते हो। कुछ बनी बनाई स्टाइल्स आपको यहाँ मिल जाती है, उन स्टाइल्स का यूज कर सकते हो। सेल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, लाइक सेल को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है ना, सेल को मर्ज करना है, राइट। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस, ऐसे कुछ ग्रुप्स यहाँ मिलेंगे और उनके फर्दर फिर हर एक ग्रुप में कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो हर एक टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ ऑप्शंस, कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। तो रिबन के अंदर कुछ टैब्स होते हैं और हर एक टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में फर्दर फिर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड टैब होता है वो होम टैब ही होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे हम वर्ड की बात करें चाहे हम एक्सेल की बात करें। नाउ आफ्टर रिबन, रिबन एरिया के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बार जो एक्सेल में होती है, इंपॉर्टेंट बार जो एक्सेल में होती है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। रिबन के बाद और वर्कशीट एरिया के ऊपर एक बार होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसका नाम है फॉर्मूला बार। कौन सी बार? फॉर्मूला बार। ये जिस पे मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है ना, ये रिबन के जस्ट बाद है और ये वर्कशीट एरिया के जस्ट ऊपर है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार, ठीक है। क्योंकि एक्सेल में आप इस पर्टिकुलर वर्कशीट एरिया पे आप कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, उसके लिए आप कुछ फंक्शंस, फॉर्मूलाज अप्लाई करते हो, तो वो फॉर्मूलाज आपको कहाँ दिखते हैं? वो फॉर्मूलाज आपको इस फॉर्मूला बार में ही विजिबल होते हैं। साथ ही कौन सी सेल सिलेक्टेड है, किस सेल पे अभी आपका कर्सर है, किस सेल पे आप काम कर रहे हो, सेल का यदि एड्रेस देखना है, सेल का यदि नाम देखना है, तो फॉर्मूला बार के जस्ट लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है नेम बॉक्स। क्या मिल जाता है? नेम बॉक्स, ठीक है। तो नेम बॉक्स में आप उस पर्टिकुलर सेल का नाम देख सकते हो। जैसे जैसे आप यहाँ देखो, इस पर्टिकुलर सेल एरिया में ये ब्लैक कलर से सिलेक्टेड सेल आपको दिख रही है और इस सेल का क्या नाम है? A1। ये ऑरेंज कलर से A1 सिलेक्टेड भी आपको दिख रहा है ना, राइट। सो ये A1 आपको यहाँ नेम बॉक्स में लिखा दिखेगा कि डिफॉल्ट A1 सेल सिलेक्टेड है, करंट एक्टिव सेल A1 है। तो करंट एक्टिव सेल का नाम आपको नेम बॉक्स में दिखेगा और इन सेल्स पे आप जो फॉर्मूलाज, फंक्शंस अप्लाई करोगे वो आपको इस फॉर्मूला बार में नेम बॉक्स के जस्ट राइट साइड में शो होगा, राइट। तो कोई भी फॉर्मूला बार में दो चीज़ आपको मिलेगी यहाँ एक्सेल में, एक तो फॉर्मूला बार के लिए फॉर्मूलाज लिखे हुए दिखेंगे और सेकेंड इज क्या अप्लाई होगा यहाँ पर? नेम बॉक्स में आपको किसी भी करंट एक्टिव सेल का सेल एड्रेस नेम शो होगा। तो नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, दो चीज़ें होती हैं, दोनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 100% हर बार देख लेना, आप पेपर उठा के मिलेगा आपको। जस्ट बिलो दिस फॉर्मूला बार, बिलो द फॉर्मूला बार आपको मिलता है कॉलम हेडर। क्या मिलता है? कॉलम हेडर। अब जैसे मैंने बताया कि एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं जो कि रो कॉलम में डिवाइडेड होती हैं। तो कॉलम के नाम और रो के नाम रो हेडर और कॉलम हेडर में डिफाइन किए जाते हैं। रो और कॉलम के नाम किस में डिफाइन किए जाते हैं? रो कॉलम हेडर्स में डिफाइन किए जाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMN सो ऑन, ये क्या है? कॉलम्स हैं जो अल्फ़ाबेटिकली असाइन किए गए हैं। इनमें नाम, हर एक कॉलम को अल्फ़ाबेटिकली किसी ना किसी नाम से असाइन किया जाता है। सो ABCD अप टू Z और उसके आगे भी फिर कुछ फर्दर नाम्स असाइन किए गए हैं, है ना। कॉलम्स को क्या है, कैसे हैं, अभी डिटेल में समझेंगे हम। सो कॉलम हेडर क्या हो गए? जो कॉलम्स के नाम आप असाइन कर रहे हो हर एक कॉलम के इंडिविजुअली, जिस कॉलम को, सेल को हम कॉलम के नाम से जान रहे हैं, वो उनके कॉलम हेडिंग्स हो गए। वहीं रो को यदि आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए रो हेडिंग्स दी जाती है। रो को आइडेंटिफाई करना है तो रो हेडिंग्स होती हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 अप टू कुछ नंबर्स यहाँ पे अलॉट होते हैं। जैसे रोज भी होती हैं यहाँ पे थाउजेंड्स में, ठीक है, मिलियंस में यहाँ पर आपके पास सेल्स होती हैं। वैसे ही आपके पास थाउजेंड्स में कॉलम्स भी अवेलेबल होते हैं। इस एक शीट में आपके पास थाउजेंड्स में कॉलम और थाउजेंड्स में रो होती हैं। कितने थाउजेंड्स होते हैं अभी आगे जानेंगे हम। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली रन होती है, इस तरीके से रो होती है, इस तरीके से कॉलम होते हैं। सो रो को बेसिकली नंबर के साथ में आप पहचानते हो। हर एक रो का नाम होता है, उसके नंबर से अलॉटेड होता है। हर एक कॉलम का नाम होता है, कैरेक्टर से अलॉटेड होता है, ठीक है।
चलिए, उसके बाद देखो यहाँ पर रो कॉलम से बनी हुई आपको वर्कबुक विंडो दिखती है, जहां पर आप एक्चुअली रो कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को एंटर करते हो, राइट। तो एक्चुअली ये वर्कशीट एरिया होता है जहां पे आप अपना डेटा एंटर करते हो और इस पर कैलकुलेशन फॉर्मूलाज फंक्शंस वगैरह अप्लाई करते हो। जिस भी सेल को आप इन रो कॉलम से मिलकर इंटरसेक्शन से एक सेल क्रिएट होती है, ठीक है। इन रो कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या क्रिएट होती है, सेल क्रिएट होती है। तो ये सेल बेसिकली यदि सिलेक्टेड होती है तो करंट एक्टिव सेल कहलाती है। आई बात समझ में? डेटा एक्चुअली रो कॉलम से बनने वाली सेल्स में ही एंटर किया जाता है, इंडिविजुअल सेल में ही आप डेटा को एंटर करते हो। क्लियर? इतना समझ में आ गया? फाइन। आफ्टर दिस यहाँ पे देखो कुछ स्क्रोल बार्स भी होती हैं, जिन्हें हम वर्टिकल स्क्रोल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब वर्कशीट एरिया रेक्टेंगुलर इस तरीके से होता है, तो यदि आपको इस वर्कशीट को लार्ज होती है, इस वर्कशीट को अप डाउन मूव करना है, नेविगेट करना है, लेफ्ट राइट नेविगेट करना है, सो उसके लिए स्क्रोल बार्स आपको यहाँ पे दिखेगी। देखो ये हो गई आपकी कौन सी, वर्टिकल स्क्रोल बार, है ना। कुछ इस तरीके से आपको स्क्रोल बार शो हो रही है, जिसमें आप स्क्रोल बार में अप डाउन मूव करवा सकते हो। इस तरीके से ये स्लाइडर होता है, इसको अप डाउन मूव कराओगे तो जो आपकी शीट है वो नेविगेट होगी, उसे आप नेविगेट कर सकते हो, मूव करेगी। बिल्कुल वैसे ही ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार के थ्रू आप शीट को लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हो। कैसे मूव करवा सकते हो? लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हो और डेटा को नेविगेट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये वर्किंग एरिया के आसपास आपको मिलती है। जस्ट बिलो दिस हॉरिजॉन्टल बार आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टेटस बार मिलेगी, और उसी के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में आप देखोगे आपको इंपॉर्टेंट चीज दैट इज शीट टैब दिखेगा, है ना। स्टेटस बार के पहले हम पढ़ लेते हैं शीट टैब के बारे में। शीट टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट आप यहाँ देखो शीट टैब में शीट 1 सिलेक्टेड है, दिख रहा है आपको ये शीट 1 सिलेक्टेड, है ना। ये जो शीट ओपन है, ये कौन सी शीट ओपन है, शीट 1 ओपन है। जैसे टैब में होम टैब सिलेक्टेड होता है, वैसे यहाँ पे शीट्स में आपको 3 शीट दिखती हैं डिफॉल्ट, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जिसमें शीट 1 सिलेक्टेड शो होती है। सो ध्यान रखना अच्छे से इस चीज़ को कि शीट टैब में कितनी शीट आपको डिफॉल्ट दिखती है, 3 शीट दिखती है, जिसमें शीट 1 सिलेक्टेड होती है। इन शीट को आप चेंज कर सकते हो, इनका नाम बदल सकते हो, यहाँ पे आप नई शीट इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जस्ट बिलो दिस स्टेटस बार अवेलेबल होता है। जैसे वर्ड में सबसे लास्ट में स्टेटस बार होता है, बिल्कुल वैसे एक्सेल में भी सबसे लास्ट में आपको स्टेटस बार दिखता है, जिसमें एक्सेल शीट का पूरा स्टेटस शो किया जाता है, कितने रो है, कितने कॉलम है, कितनी करंट एक्टिव सेल में आपने क्या डेटा एंटर किया हुआ है ना। ओवरऑल रो कॉलम में से आपने कितने रो कॉलम का यूज किया है, ठीक है, कौन सी शीट पे हो आप, शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वहीं आपके सामने कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जूम कंट्रोल्स होते हैं, स्टेटस बार में जूम कंट्रोल्स भी होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप वर्कशीट को देख सकते हो, फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हो, ठीक है। जूम कंट्रोल से आप वर्कशीट में जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसे मैग्नीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो जूम कंट्रोल कुछ इस तरीके से आपको शो होता है, राइट। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का साइन रहता है और यहाँ एक कंट्रोलर बना रहता है। इस कंट्रोलर को आप यहाँ पे शिफ्ट करो या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो जूम इन होगा यहाँ और यहाँ पे जूम आउट होगा। सो मैग्नीफाई आप कर सकते हो जूम कंट्रोल के थ्रू वर्कशीट एरिया को जहाँ पे आपने कंटेंट लिखा है, ठीक है, ताकि वो आपको लार्ज वे में आपकी वर्कशीट पे जो भी कंटेंट है उसे शो करेगा। सो ओवरऑल ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक वर्कशीट में, राइट। एक एक्सेल शीट में जब आप ओपन करते हो एमएस एक्सेल को, तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखता है, इस तरीके से एक्सेल स्क्रीन शो होती है, जिसमें टाइटल बार, ऑफिस बटन, रिबन, फॉर्मूला बार, क्विक एक्सेस टूल बार, नेम बॉक्स, है ना, एक्टिव सेल, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, वर्कबुक एरिया जहाँ पे आप वर्कशीट पे काम करने वाले हो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार्स, स्टेटस बार, जूम कंट्रोल, शीट टैब, शीट 1, शीट 2, ठीक है। वहीं पर आप यहाँ पे व्यू शॉर्टकट्स देख सकते हो और वर्कशीट की सारी इंफॉर्मेशन स्टेटस बार से ले सकते हो। सो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। इसमें भी यदि मोर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, शीट टैब, दिस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। यदि इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो इंडिविजुअल क्वेश्चन में क्या आप आंसर लिख कर आने वाले हो। वर्कबुक के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो वर्कबुक का मतलब कैसे समझे हम यहाँ पर, देखो
वर्ड में आप जो फाइल क्रिएट करते हो वो डॉक्यूमेंट फाइल होती है ना। वर्ड में आप क्या क्रिएट करते हो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो, डॉक फाइल्स बनाते हो। वैसे ही आप एक्सेल में स्प्रेडशीट्स क्रिएट करते हो ना, तो जिन्हें हम वर्कशीट्स कहते हैं। तो यहाँ पे यदि आप एक से ज़्यादा वर्कशीट्स क्रिएट कर रहे हो तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पर। सो एक्सेल में आप जो फाइल क्रिएट करते हो वो एक वर्कबुक कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्कबुक, जिसमें मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। एक वर्कबुक कंटेन करती है एक से ज़्यादा वर्कशीट को, मिनिमम एक वर्कशीट तो होना ही चाहिए। जैसे नॉर्मल हम आपकी आईटी की बुक बात कर लें, आपकी आईटी की बुक में एक बुक होती है जिसमें मल्टीपल पेजेस से मिलकर वो बुक बनी होती है ना, बिल्कुल वैसी एक्सेल में जो फाइल आप बनाते हो वो एक वर्कबुक होती है जो कि मल्टीपल वर्कशीट से मिलकर बनी होती है, जिसमें मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। आ गई बात समझ में। सो द एमएस एक्सेल फाइल इज रिफर्ड टू एज वर्कबुक। एमएस एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। इन विच यू वर्क, जिस पे आप वर्क करते हो और डेटा को स्टोर करते हो, एंड स्टोर योर डेटा। इट इज असाइंड अ टेम्पररी नेम बुक वन। डिफॉल्ट इसका नाम क्या होता है, जब तक आप इसको सेव नहीं करते उसके पहले तक डिफॉल्ट टेम्पररीली इसका नाम होता है बुक वन। बाकी आप इसके नाम को जैसे सेव कर देते हो, फाइल में जाके सेव या कंट्रोल एस से सेव कर देते हो, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, राइट। सो जैसे डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट जो नाम होता है वो डॉक वन होता है, डॉक टू होता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे बुक वन बुक टू होता है। क्लियर। सो इतना हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। अब वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्कशीट। देखो वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्कबुक इन अ सिंगल फाइल। ईच वर्कबुक हैज अ सिंगल थीम एंड कंटेन्स एटलीस्ट वन वर्कशीट। हर वर्कबुक एक सिंगल थीम पर काम करती है, एक सिंगल थीम होती है, सब एक ही जैसी वर्कशीट्स होती हैं, और कम से कम एक वर्कशीट तो वर्कबुक के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि वर्कबुक में जिसमें आप डेटा स्टोर कर रहे हो एक्चुअली क्या है, वो वर्कशीट ही है। सो द वर्कबुक इज डिजाइन टू होल्ड मल्टीपल वर्कशीट। तो वर्कबुक को डिजाइन किया जाता है ताकि आप उसमें मल्टीपल वर्कशीट्स को क्रिएट कर सकते हो इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एंड कंसोलिडेट डेटा एफिशिएंटली, जिसकी मदद से आप डेटा को अलग अलग वर्कशीट में ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो डेटा को अलग अलग वर्कशीट की मदद से। आ गई बात समझ में अच्छे से। क्या समझाया मैंने वर्कबुक के बारे में, यदि अब एग्जाम में आएगा तो लिख कर आ सकते हो, है ना। नाउ वर्कशीट क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट की कलेक्शन से एक वर्कबुक क्रिएट हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर वर्कशीट क्या होगा, सो वर्कशीट एक ग्रिड लाइक एरिया होता है, ठीक है, जो कि रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। तो वर्कशीट किससे मिलकर बनी होती है, रो एंड कॉलम से। एक्चुअल जो डेटा आप एंटर करते हो वो वर्कशीट्स के अंदर ही हम एंटर करते हैं, रो कॉलम से मिलकर सेल बनती है, सेल में हर एक इंडिविजुअल सेल में आप डेटा को एंटर करते हो, है ना। सो वर्कशीट इज अ ग्रिड, वर्कशीट इज अ grid-like area made up of rows and columns where you enter data and work with it. In other words, a worksheet is composed of very large number of cells. वर्कशीट किससे मिलकर बन रही है यहाँ पे, रोज एंड कॉलम से, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स से, विच आर दी बेसिक स्टोरेज यूनिट। सो एक्सेल में वर्कशीट में जो स्टोरेज यूनिट होता है जहाँ आप डेटा को स्टोर करते हो, डेटा को एंटर करते हो, वो रो कॉलम से बनने वाली सेल होती हैं for data in file or workbook. So the cell are arranged in a grid pattern using rows and columns. तो सेल से ग्रिड पैटर्न में अरेंज्ड होती है, रोज एंड कॉलम से मिलकर बनती है, रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल्स क्रिएट होती हैं। सो रोज रन्स हॉरिजॉन्टली, जिसमें रोज हॉरिजॉन्टली जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड कॉलम रन्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स होते क्या है ये भी ध्यान रखना है। रोज हॉरिजॉन्टली जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वहीं कॉलम्स आपके वर्टिकली जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इस तरीके की कॉम्बिनेशन से क्रिएट होती हैं क्या, इंडिविजुअल सेल्स। तो इन इंटरसेक्शन से सेल्स क्रिएट होती हैं, और इन्हीं सेल्स में आप क्या करते हो, इन्हीं सेल्स में आप फर्दर डेटा को एंटर करते हो एक्सेल में, राइट। समझ में आ गई बात। चलिए हमें इतना अच्छे से क्लियर है। अब यदि एग्जाम में आता है फिलअप ट्रू फॉल्स में भी आपसे ये लाइन पूछी जाती है तो आप आसानी से आंसर करके आ सकते हो ना। नाउ व्हेन यू ओपन एन एक्सेल वर्कबुक, जब आप एक एक्सेल वर्कबुक को ओपन करते हो, सो बाय डिफॉल्ट इट कंसिस्ट हाउ मेनी वर्कशीट, 3 वर्कशीट्स, है ना। जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हो, एक्सेल का इंटरफेस आपको दिखता है, तो मैंने अभी बताया आपको डिफॉल्ट कितनी शीट्स दिखती हैं, आपको डिफॉल्ट यहाँ पर 3 शीट्स दिखती हैं। शीट टैब में स्टेटस बार के जस्ट ऊपर शीट 1, शीट 2, शीट 3, कितनी शीट्स दिखती हैं, डिफॉल्ट 3 शीट्स दिखती हैं। और इसमें जो सिलेक्टेड शीट होती है जिसपे आप डिफॉल्ट अपना डेटा एंटर कर सकते हो, वो शीट 1 होती है। सो व्हेन यू ओपन एन एक्सेल वर्कबुक, बाय डिफॉल्ट इट कंसिस्ट ऑफ 3 वर्कशीट which
with names sheet 1, sheet 2 and sheet 3. They are displayed as tabs. ये टैब्स की तरह आपको डिस्प्ले होती है, इन पर क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर शीट ओपन हो जाती है. एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट जस्ट अबव द स्टेटस बार. ओके इतना समझ में आ गया. अब इन वर्कशीट्स को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो. देखो वही लिखा है, यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वर्कशीट. 3 शीट्स तो आपको दिखती ही हैं, बाकी आप यहाँ पर 4, 5, 10 एनी नंबर ऑफ वर्कशीट्स को इंसर्ट कर सकते हो किसी भी एक वर्कबुक में, क्योंकि वर्कबुक तो मल्टीपल वर्कशीट्स का ही तो कलेक्शन होता है. वाइल वर्किंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम कर रहे होते हो तो आप एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट को एंटर कर सकते हो. 3 तो आपको डिफॉल्ट दिखती ही है. इन MS Excel 2010 रो नंबर्स रेंज फ्रॉम 1 to 10 like 48,576 एंड कॉलम्स रेंज फ्रॉम A to XFD. देखो ये जो लाइन बता रही हूँ ये आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि MS Excel में जो रो होती हैं वो नंबर्स में अरेंज होती हैं. रो को यदि आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अप टू कहाँ तक होती है रो होती है आपकी 10,48,576. और वही कॉलम्स की जो हेडिंग्स होती हैं, हर एक कॉलम को यदि आइडेंटिफाई करते हो आप तो कॉलम नेम से, कॉलम का नेम नंबर्स में नहीं होता है, किस में होता है, लेटर्स में होता है. ABCD इस तरीके से कॉलम्स होते हैं, राइट. तो कॉलम कितने होते हैं, XFD तक होते हैं. A से स्टार्ट होते हैं, Z तक नहीं, XFD तक जाते हैं. XFD क्या है, 16,384 कॉलम्स होते हैं. कितने कॉलम्स होते हैं, 16,384. मतलब यदि हम बात करें रो की तो 1 2 3 4 5 6 समथिंग कुछ कितनी रोज एग्जिस्ट कर रही हैं, 10,48,576 रोज मिलेगी एक वर्कशीट में. वही हम बात कर ले कॉलम की तो ABC अप टू Z है ना. इसके बाद फिर AA से स्टार्ट होगा, ऐसे करके XFD तक कॉलम होते हैं. XFD मतलब 16,300 समथिंग 384 कुछ कॉलम्स होते हैं. 16,384 कॉलम. आई बात समझ में. तो 16,384 वाला जो कॉलम होता है उसका क्या लेटर नेम होता है, XFD होता है. सो ये आपको याद कर लेना है. आई बात समझ में. नाउ कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स A to Z on the top and rows are numbers on the left side of let you move through sheet. जब भी आप शीट देखोगे तो आपने ये देखा होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये सारे कॉलम्स हैं. ABCD जो लेटर्स से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, टोटल XFD लेटर्स होते हैं, मतलब 16,384 कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं. आखिरी वाले कॉलम का नाम XFD होता है, पहले कॉलम का नाम A होता है. और कौन से नंबर का ये कॉलम होगा, 16,384 नंबर का कॉलम. और वही 1 2 3 4 इस तरीके से रो होती है. तो लास्ट वाली जो रो होगी वो क्या होगी, 10 लाख मतलब 48,587 समथिंग कुछ, 10,48,587. लास्ट रो का एड्रेस ये होगा, लास्ट कॉलम का एड्रेस होगा XFD. क्लियर. सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इतना अच्छे से समझ में आ गया है हमें रो कॉलम से रिलेटेड की एक वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, जिसमें रो हॉरिजॉन्टली जाती है, कॉलम्स वर्टिकली जाते हैं. कॉलम्स हेडिंग नंबर्स में नहीं होती है, अल्फाबेट्स में होती है. रो की हेडिंग नंबर्स में होती है. आखिरी कॉलम XFD होता है, आखिरी रो 10,48,576 होती है. क्लियर. टोटल इतने नंबर ऑफ रो कॉलम एग्जिस्ट करते हैं. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट आर. अब किसी एक वर्कशीट में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं. सो वर्कशीट रो कॉलम से मिलकर बन रही है तो उसमें ऑब्वियस आपको सबसे पहला कंपोनेंट मिलता है क्या, सेल, है ना. रो कॉलम के इंटरसेक्शन से बनने वाली क्या होती है, सेल होती है. डेटा कहाँ एंटर करते हो, सेल में एंटर करते हो. सो सेल क्या हो गई, अ सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इन अ वर्कशीट. वर्कशीट में रो कॉलम के इंटरसेक्शन से जो क्रिएट हो रहा है, रो कॉलम के इंटरसेक्शन से जो क्रिएट हो रहा है वो कहलाती है क्या, वो कहलाती है एक सेल, जिसमें फर्दर आप डेटा एंटर करते हो. सो इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप. कैसी होती है सेल, रेक्टेंगुलर इन शेप. ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कॉलम लेटर एंड रो नंबर. हर एक सेल को आप उसके कॉलम नंबर और रो नेम से जानते हो. देखो ये रो है 1 2 समथिंग लाइक दिस, AB आपके कॉलम्स है. तो इस पर्टिकुलर सेल का क्या एड्रेस हुआ, इस पर्टिकुलर सेल का क्या नाम होगा भाई, A कॉलम की और 1 रो की पर्टिकुलर सेल आपने सिलेक्ट की हुई है. तो जो नेम बॉक्स होता है फॉर्मूला बार में, नेम बॉक्स जो होता है उसमें आप देखोगे A1 लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि करंटली सिलेक्टिव सेल यही होगी. आई बात समझ में. सो हर सेल का
हर सेल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। जैसे हम यदि इस सेल की बात करें तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, बी वाले कॉलम की 2 रो वाली सेल है, तो ये हम बात कर रहे हैं अब B2 सेल की। तो जो भी रो आप सिलेक्ट करोगे वो नेम बॉक्स में उसका एड्रेस दिखेगा और हर एक सेल का एड्रेस होता है जो कि कॉलम और रो के अकॉर्डिंग आपको शो होता है। पहले कॉलम का नाम दिखता है, फिर आपको रो का नंबर दिखता है, ठीक है। कॉलम का नाम मतलब कि कॉलम का लेटर देन रो नंबर। सो ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कॉलम लेटर and row number which is known as cell address. For example A1, G2 etc. है ना। So the address of the first cell of worksheet is A1. पहली सेल का जो एड्रेस होता है वो A1 होता है भाई। पहली सेल, पहला कॉलम A है, पहला रो 1 है। अभी क्या बताया मैंने, फर्स्ट सेल का, ये फर्स्ट सेल का एड्रेस होगा, फर्स्ट सेल का। वहीं मैं बात कर दूं लास्ट सेल की, किसकी बात करूं, लास्ट सेल की। तो लास्ट सेल की मतलब लास्ट कॉलम क्या है, लास्ट कॉलम आपका XFD है और लास्ट नंबर की रो क्या है, जो लास्ट रो है उसका नंबर क्या है, 10,48,576। तो ये आपकी लास्ट सेल का एड्रेस हो गया, ये आपका फर्स्ट सेल का एड्रेस हुआ। आई बात समझ में। द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ अ वर्कशीट इज A1 एंड द लास्ट सेल इज XFD 10,48,576। क्लियर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है कि रो कॉलम के इंटरसेक्शन से बनने वाली जो होती है वो सेल होती है, शेप होता है उसका रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये पर्टिकुलरली हर एक एड्रेस से शो की जाती है, हर एक सेल का नाम होता है जो कि उसके रो और कॉलम के अकॉर्डिंग होता है, जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। फर्स्ट सेल का एड्रेस A1 होता है और लास्ट सेल का एड्रेस XFD 10,48,576 होता है। यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है। नाउ देयर आर 1,73,741,824 समथिंग नंबर ऑफ सेल्स इन वर्कशीट। बहुत ध्यान से समझ लो, जहां पर थाउजेंड्स में रो कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो सोचो इनके इंटरसेक्शन से बनने वाली सेल्स कितनी होगी एक वर्कशीट में, समथिंग लाइक दिस। क्या बताया मैंने, मिलियंस में क्या होती हैं सेल्स बन जाती है जब थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं। सो इनके इंटरसेक्शन से जो नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट हो रही है वो इतनी क्रिएट हो रही है। क्लियर। सो अ सेल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, और इतनी सेल्स में, एक वर्कशीट में इतनी नंबर ऑफ सेल्स में आप डेटा स्टोर करवा सकते हो, इतने अमाउंट में डेटा आप स्टोर करवा सकते हो। सो अ सेल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। अब सेल में आप कैसा डेटा स्टोर कर सकते हो, टेक्सचुअल डेटा स्टोर कर सकते हो, नंबर स्टोर कर सकते हो, कोई फॉर्मूलाज, कोई फंक्शंस, कैसा भी डेटा आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। सो अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेल में आप जो डेटा एंटर करोगे, टेक्सचुअल, नंबर, फंक्शंस, फॉर्मूला, उसकी रेंज क्या होगी, एक सेल में कितना डेटा आप एंटर कर सकते हो। सो अ सेल कैन कंटेन अप टू 32,766 कैरेक्टर्स। आई बात समझ में, एक सेल में आप 32,767 कैरेक्टर्स को स्टोर करवा सकते हो, फिर चाहे वो कोई नंबर्स हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई फॉर्मूला हो, कोई फंक्शन हो, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया। क्या बताया मैंने भाई, रो कितनी होती है, कॉलम कितने होते हैं, ठीक है। रो कितनी होती है, रो होती है आपकी 10,48,576, कॉलम कितने होते हैं 16,384, और इन रो कॉलम के इंटरसेक्शन से कितने नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट होती है, समथिंग 1 मिलियंस में सेल्स क्रिएट होती है। हर एक सेल में कितना डेटा आप स्टोर करवा सकते हो, कितने कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो, 32,767 स्टोर करवा सकते हो। जो ये 4 बातें बताई हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड एमसीक्यूज, फिलअप, ट्रू फॉल्स, डायरेक्ट 2 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स इजीली बन जाते हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, राइट। सो अ सेल विच इज सिलेक्टेड इज कॉल्ड एन एक्टिव सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है। वो सेल जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होती है, वो सेल जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होती है उसे हम करंट एक्टिव सेल कहते हैं। शीट में कोई सी भी सेल सिलेक्टेड होगी वो आपकी एक्टिव सेल होगी। सिलेक्टेड मतलब जो आपने माउस कर्सर के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू, एरो कीज के थ्रू सिलेक्ट की होगी, है ना। वैसे तो बहुत सारी सेल्स है भाई, 1 मिलियन समथिंग कुछ नंबर ऑफ सेल्स है, लेकिन इन 1 मिलियन सेल्स में कितनी सेल्स आपने सिलेक्ट की हुई है, कौन सी सेल सिलेक्ट की हुई है जो करंटली एक्टिव है, उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया जो अभी तक हमने जाना, राइट। नाउ नेक्स्ट, रो।
अब रो क्या होता है, यदि ऐसी डेफिनेशन आ गई पूछने को, डिफाइन रो डिफाइन कॉलम, तो क्या लिख कर आओगे? सो रो इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन एक्सेल। रो कैसे शो होती है आपको एक्सेल में? हॉरिजॉन्टली जो आपको डेटा शो होता है जब आप एंटर करते हो, तो हॉरिजॉन्टली जब अरेंजमेंट होता है डेटा का बेसिकली, तो वो रो में ही होता है। रो हैव नंबर्स इन एक्सेल। अब हर एक रो को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? उसके नंबर के अकॉर्डिंग। हर एक रो का नंबर होता है 1 2 3 4 लाइक दिस। इस तरीके से कितनी रोज एग्जिस्ट करती हैं? सो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से 10,48,576 ना, 576 रोज होती हैं। कॉलम्स की बात कर ले, सो वर्टिकली जब डेटा का अरेंजमेंट किया जाता है तो वो कॉलम्स में होता है। सो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन एक्सेल इज नोन एज कॉलम। लेटर्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट एट वंस बाय होल्डिंग नेम द कॉलम्स A B C up to Z like AA AZ BA BB BC and so on। आ रही है बात समझ में कि वर्टिकली जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का एक्सेल में उसे हम कॉलम्स कहते हैं, और कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके लेटर्स के अकॉर्डिंग। तो हर एक कॉलम का नाम होता है A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो। सो A B C अप टू Z तक होता है। देन उसके बाद यदि कॉलम्स क्रिएट होते हैं तो डबल A से क्रिएट होते हैं, A B, देन इस तरीके से A Z, देन बी ए बी 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 सी, देन बी जेड, ऐसे अप टू कॉलम जो चलते हैं वो कहाँ तक जाते हैं? एक्सेप्ट डी तक। और कितने कॉलम्स होते हैं? 16,384। ये एक्सेप्ट डी लास्ट कॉलम है, 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सो रो कॉलम की यदि डिटेल में आपसे पूछा जाता है 2 मार्क में, यदि डेफिनेशन आ जाती है तो आपको यही लिख कर आना है। डन। नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमने वर्कशीट के कंपोनेंट देख लिए, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कितनी सेल्स होती हैं, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, हर एक सेल में कितना डेटा किस लिमिट तक आप एंटर कर सकते हो। अब स्क्रॉल बार क्या होती है? वर्कशीट एरिया बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ सेल्स 1 मिलियंस में होती है, और एक साथ स्क्रीन पे आप 1 मिलियन सेल्स को नहीं देख सकते हो, है ना। सो आपको सेल्स को स्क्रॉल करने की नीड होती है। ठीक है, तो वहीं पर आप वर्कशीट को जब स्क्रॉल करते हो अप डाउन या लेफ्ट राइट, तो उसके लिए स्क्रॉल बार्स बनी होती हैं। इन एक्सेल देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक्सेल में 2 टाइप की स्क्रॉल बार्स होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कुछ इस तरीके से आपको स्क्रॉल बार्स दिखती है, जिसके थ्रू आप वर्कशीट एरिया को स्क्रॉल करके देख सकते हो, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोज होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स भी होती है, जिसमें ये स्लाइडर्स होते हैं जिनके थ्रू आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हो। दिस इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये हो गई आपकी कौन सी? वर्टिकल स्क्रॉल बार। आ गई बात समझ में? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के थ्रू आप लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हो या राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हो। वही वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू आप टॉप टू बॉटम मूव कर सकते हो या बॉटम टू टॉप मूव कर सकते हो। दोनों फैसिलिटी आपको ये स्क्रॉल बार्स प्रोवाइड करती हैं, राइट। सो इन एक्सेल देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। You can use these scroll bars to navigate through the content of Excel worksheet। Excel worksheet के content को navigate करने के लिए हम basically scroll bars का use करते हैं। Clear? चलिए, रो हेडर क्या हुआ? रो के नाम को बेसिकली रो हेडिंग कहते हैं। हर एक रो का नाम होता है, नंबर से होता है 1 2 3 4। सो वही चीज लिखी हुई है यहाँ। ईच रो इन एक्सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक नंबर। हर रो एक्सेल में एक स्पेसिफिक नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है, विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वर्कशीट। क्योंकि रो हॉरिजॉन्टल होती है तो किसी भी वर्कशीट के लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में आपको रो के नंबर्स दिखते हैं। ठीक है, सो दिस नंबर इज नोन एज रो हेडर, और इन्हीं नंबर्स को हम रो हेडर के नाम से जानते हैं। रो हेडर आर नंबर्ड फ्रॉम, रो हेडर जो नंबर होते हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं? 1 से लेकर होते हैं आपके 10,48,576 तक। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए वही बात कर लें अब हम कॉलम हेडिंग्स की। तो कॉलम हेडर क्या हुए? लेटर अक्रॉस द टॉप बॉर्डर ऑफ वर्कशीट रिप्रेजेंट कॉलम हेडिंग्स starting with A to Z, double A to AZ, BA to BZ, XS A से XFD तक। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो कॉलम हेडर्स होते हैं वो लेटर्स होते हैं, है ना, ABCD समथिंग लाइक दिस, जो कि इस तरीके से कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इन नाम से कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो A से स्टार्ट होते हैं और XFD पे खत्म होते हैं। XFD मतलब कौन से नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहे हैं? 16,800
16,384. So every worksheet in Excel has contains 16,384 कॉलम्स. ओके, सो रो हेडर और कॉलम हेडर में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेम बॉक्स क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि रिबन के बाद आपको एक फॉर्मूला बार दिखती है, उस फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में आपको नेम बॉक्स दिखता है. ये जो रो कॉलम को आइडेंटिफाई किया जाता है ना उनके नेम से, है ना, सो उनके नेम कहाँ शो होते हैं कि करंटली कौन सी सेल एक्टिव है, कौन से रो कौन से कॉलम की सेल एक्टिव है, वो नेम बॉक्स में शो किया जाता है. सो द नेम बॉक्स इज लोकेटेड अबव द कॉलम हेडिंग. कॉलम हेडिंग के जस्ट ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड में नेम बॉक्स दिखता है. ठीक है, द नेम बॉक्स इज लोकेटेड अबव द कॉलम हेडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडो. ये आपका शीट एरिया होता है जहाँ पे रो कॉलम में शीट डिवाइडेड होती है. ठीक है, और यहीं पे कॉलम हेडिंग होती है. बेसिकली कॉलम हेडर होता है, ABCD इस तरीके से कॉलम के हेडिंग्स आपको दिखती है. जस्ट उसी के ऊपर आपको यहाँ पर मिलता है नेम बॉक्स. ये क्या होता है? नेम बॉक्स लेफ्ट साइड में, और वहीं इसके पास में होता है फॉर्मूला बार. ये आपका हो जाता है फॉर्मूला बार, जहाँ पे आप फॉर्मूला एंटर करते हो. तो अभी हम फॉर्मूला बार भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम नेम बॉक्स पढ़ रहे हैं. तो नेम बॉक्स में क्या शो होता है? नेम बॉक्स में जो करंटली सिलेक्टेड एक्टिव सेल रहती है, जो करंटली सिलेक्टेड सेल है, एक्टिव सेल है, बेसिकली उसका नाम शो होता है. जैसे सपोज हम यहाँ मान के चलते हैं क्या कि 1 2 3 4 इस तरीके से ये सेल सिलेक्टेड है ना. तो कौन सी सेल हो गई? ये कौन से कॉलम की सेल हो गई? बी वाले कॉलम की सेल है और सेकंड नंबर वाले रो की सेल है. तो B2 सेल सिलेक्टेड है. कौन सी सेल सिलेक्टेड है? B2 सेल सिलेक्टेड है, जो नेम बॉक्स में नाम शो हो रहा है. सो द नेम बॉक्स इज लोकेटेड अबव द कॉलम हेडिंग and left hand side of the window the unique cell name or cell reference is displayed in this box. इस बॉक्स में यूनिक सेल नेम और सेल एड्रेस डिस्प्ले होता है जो कि करंटली एक्टिव सेल का होता है. इट डिस्प्लेज द लोकेशन ऑफ सेल पॉइंटर. जहाँ पे सेल का पॉइंटर है, जहाँ कर्सर है, बेसिकली जो सेल सिलेक्टेड है उसी का नाम डिस्प्ले करता है. ठीक, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ओके, नाउ फॉर्मूला बार. जस्ट वही नेम बॉक्स के पास में राइट साइड में फॉर्मूला बार होता है. सो द फॉर्मूला बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द शीट. शीट के टॉप पे, मतलब वही कॉलम हेडिंग्स के ऊपर ही आपको दिखेगा. इट इज लोकेटेड टू राइट ऑफ द नेम बॉक्स. कहाँ लोकेटेड होता है? राइट ऑफ द नेम बॉक्स. दिस बार शोज द कैरेक्टर्स एंड फॉर्मूलाज. बेसिकली फॉर्मूला बार नाम है तो इसमें कैरेक्टर्स और फॉर्मूलाज आपको शो होते हैं जो आप एक्टिव सेल में लिखते हो. जो सेल सिलेक्टेड है जिसमें आप अभी एंटर कर रहे हो डेटा, चाहे वहाँ आप कोई कैरेक्टर या कोई फॉर्मूला अप्लाई करो, वो फॉर्मूला आपको कहाँ विजिबल होता है, कहाँ दिखता है? इसी फॉर्मूला बार में दिखता है. इट शोज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल. सेल में एक्चुअली आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है जिसकी वजह से आपको आंसर शो हुआ है, वो एक्चुअल कंटेंट आपको इस फॉर्मूला बार में दिखता है. जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लेके बताती हूँ. राइट, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना. ये फॉर्मूला बार है और नेम बॉक्स है. ये फॉर्मूला बार है और ये आपका नेम बॉक्स है. ठीक है, डाल. चलिए, ये हमारी सेल है. अब यहाँ मैंने कुछ लिखा. ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या लिखा? सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं लाइक दिस. मैंने लिखा यहाँ पर 30, 40 और 50. ओके, कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? चलिए, 30, 40, 50 मैंने लिख दिया. अब मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ कि इन तीनों सेल का डेटा प्लस हो जाए. तो इक्वल लगा के मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया. इक्वल लगा के मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया. सपोज ये A वाला सेल है, 1 2 3 4 ये रो नंबर है. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ A1 A2 A3. क्या लिखा मैंने? A1 प्लस A2 प्लस A3. ध्यान से लिखना. मैंने इस पर्टिकुलर सेल में लिखा इज इक्वल्स टू A1 A2 A3. क्या लिखा? इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 इस सेल में, है ना. तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ फॉर्मूला बार में दिखेगा, A1 A2 A3. और जैसे ही आप ये लिख के यहाँ एंटर करते हो, जैसे ही आप लिख के एंटर करते हो तो आपको इस सेल में क्या दिखेगा? आपको बेसिकली इस सेल में शो होंगे, इस सेल में पर्टिकुलरली आपको शो होगा आंसर कि A1 A2 A3 को यदि ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर. तो A1 A2 A3 को यदि ऐड करोगे तो 50, 30, 80, 80 4 120, 120 आपको यहाँ पे शो होगा. लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला कहाँ दिखेगा? इसमें आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है वो फॉर्मूला बार में दिखेगा. तो क्या बताया यहाँ पे? ध्यान से समझो कि इट इज लोकेटेड एट द राइट ऑफ द नेम बॉक्स. और ये शो करता है, इट शोज द कैरेक्टर्स एंड फॉर्मूलाज दैट यू हैव एंटर इन द एक्टिव सेल. जिस एक्टिव सेल में आपने जो फॉर्मूला एंटर किया है वो फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला बार दिखाती है. ठीक है, इट शोज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल. In Excel, if a function or formula is written in a cell, the cell displays the result or value. यदि यहाँ आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया
तो सेल में आपको रिजल्ट दिखेगा, बट फॉर्मूला बार में आपको क्या दिखेगा, फॉर्मूला, वही लाइन यहाँ लिखी हुई है। इन एक्सेल इफ अ फंक्शन और फॉर्मूला इज रिटन इन अ सेल, द सेल डिस्प्ले द रिजल्ट or value, the formula bar displays the function applied. The formula bar displayed the function applied on that cell. Okay, so a formula और function always starts with an equal sign. कोई भी formula और function जब आप start करते हो तो equal sign से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हमेशा equal sign से। बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है, ये ध्यान रखना है आपको। यदि ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई कि फॉर्मूला बार का क्या रोल है बेसिकली, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। किसी भी सेल से रिगार्डिंग फार्मूला यदि आपको देखना है तो आप फार्मूला बार से उसे एक्सेस कर सकते हो। और कोई भी फंक्शन, कोई भी फार्मूला जब आप अप्लाई करते हो तो इक्वल साइन के साथ ही अप्लाई करना है। इस लाइन को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नाउ शीट टैब्स। अब शीट टैब का क्या रोल होता है? शीट टैब आपको स्टेटस बार से जस्ट ऊपर दिखते हैं, बॉटम में एकदम, जिसमें 3 डिफॉल्ट शीट टैब्स दिखते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, शीट 1 डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, आप शीट 2, शीट 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो कोई भी वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होती हैं, डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं। एक वर्कबुक 3 शीट्स का कलेक्शन होता ही है। सो शीट टैब्स अपीयर एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द एक्सेल विंडो। शीट टैब कहाँ अपीयर होता है? बॉटम लेफ्ट में एक्सेल विंडो के जस्ट अबव द स्टेटस बार। स्टेटस बार के अबव लेफ्ट साइड में, बॉटम लेफ्ट साइड में आपको शीट टैब दिखता है। एवरी न्यू वर्कबुक विच यू ओपन कंटेन्स 3 ब्लैंक शीट, जो मैंने बताया, हर नई वर्कबुक जब भी आप ओपन करते हो तो उसमें आपको 3 शीट टैब दिखते हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। सो व्हेन यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर शीट टैब दैट वर्कशीट बिकम्स एक्टिव। सपोज आपने शीट 2 पे सिलेक्ट किया तो शीट 2 एक्टिव हो जाएगा, शीट 3 पे सिलेक्ट किया तो शीट 3 एक्टिव हो जाएगा। जब भी आपने कोई एक्सेल की शीट ओपन किया हुआ है, यहाँ नीचे आपको शीट 1, शीट 2 और शीट 3 टैब्स दिखेंगे। एक्टिव कौन सा होता है करंटली? शीट 1 एक्टिव होता है। ठीक है, यदि आपने यहाँ पे शीट 2 को सिलेक्ट किया तो शीट 2 ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। शीट 3 सिलेक्ट किया तो शीट 3 एक्टिव हो जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड मोर वर्कशीट। आप 3 के अलावा भी और वर्कशीट को, एनी नंबर ऑफ वर्कशीट को आप यहाँ एंटर कर सकते हो। आपको सपोज 10 शीट्स की जरूरत है एक वर्कबुक में, तो आप 10 शीट्स को एंटर कर सकते हो। Even you can change the name of the sheets also. You can delete the sheets also. So you can add more worksheet in a workbook according to your need. You can rename the sheet tabs. आप sheet tab को rename कर सकते हो, नई sheet को insert कर सकते हो। Even you can delete the sheets as per your requirement. कैसे करना है? यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, तो राइट क्लिक करते से ही एक मेन्यू आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको इंसर्ट करना है शीट को, डिलीट करना है शीट को, रीनेम करना है। जो भी ऑप्शन आपको यहाँ से सही लगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लो, तो पर्टिकुलर वो शीट इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, रीनेम हो जाएगी। राइट, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो शीट टैब अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। नाउ लास्ट में आपको दिखती है स्टेटस बार। अब स्टेटस बार का क्या मतलब होता है? सो स्टेटस बार सबसे बॉटम में आपको शो होती है। हर एक सॉफ्टवेयर की स्टेटस बार होती है। जैसे डॉक्यूमेंट वाले सॉफ्टवेयर में, MS वर्ड में हमने स्टेटस बार देखी थी, जिसमें जूम स्लाइडर था और पेज में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, कितनी स्पेस वगैरह है, सारी चीज़ों की डिटेल शो होती थी, कितने वर्ड वगैरह काउंट है, सारी चीज़ें शो होती थी। बिल्कुल वैसी है स्टेटस बार में, शीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। कितनी रो, कितने कॉलम है, कितने रो कॉलम में आपने डेटा एंटर किया हुआ है, कितने कैरेक्टर्स एंटर किए हुए हैं। जूम स्लाइडर के थ्रू आप शीट को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कुछ व्यू शॉर्टकट्स होते हैं, यदि आपको शीट को पूरे फुल स्क्रीन मोड में देखना है तो आप वो कर सकते हो बेसिकली। सो द स्टेटस बार लाइज एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। एक्सेल विंडो के एकदम बॉटम में आपको स्टेटस बार दिखती है। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन। ये क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है? लाइक शीट नंबर, कौन से शीट नंबर पे आप काम कर रहे हो, एक्टिव वर्किंग मोड। एक्टिव वर्किंग मोड क्या है, जूम लेवल क्या है, 40%, 30%, 100%, है ना, एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्प्रेडशीट और वर्कशीट इन विच यू आर वर्किंग। जिस वर्कशीट पे आप वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो स्टेटस बार का मतलब भी अच्छे से समझ में आ गया। सो सारे कंपोनेंट को हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया। जो सारे कंपोनेंट्स अभी हमने यहाँ पर शीट पर देखे थे, कौन कौन से कंपोनेंट हमने यहाँ देखे थे, सारे कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, एक्टिव सेल, कॉलम हेडिंग, रो कॉलम क्या होता है, शीट टैब्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार
बार्स क्या होती हैं, राइट। वहीं हमने यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार भी समझा, साथ ही टाइटल बार, रिबन के बारे में भी जान लिया। सो जो भी इंपॉर्टेंट से टूल थे जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ओके, डिटेल में। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो करके आ सकते हो ना आराम से। चलिए, सो रेंज ऑफ सेल्स पे आ गए हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। रेंज ऑफ सेल्स क्या होता है? देखो, रेंज ऑफ सेल्स मतलब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल्स की, है ना। अब ये सेल्स कॉन्जिक्यूटिवली होना चाहिए। कैसे? सपोज ये एक्सेल शीट है। अब इस एक्सेल शीट में आप चाहते हो कि आप यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करो, आप यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो। सो सपोज आपने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं इन सेल्स को, ठीक है, आपने ये सेल्स सिलेक्ट किया, तो ये क्या हो गई बेसिकली रेंज ऑफ सेल्स किया। क्यों? मतलब आपने यहाँ पर 3 सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। कितनी? ये 3 सेल्स को एक साथ सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आ रही है बात समझ में अच्छे से? उसी तरीके से आप यहाँ पे इन सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप कॉन्जिक्यूटिवली क्या कर रहे हो, सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हो। सो ये क्या कहलाता है? बेसिकली यही कहलाता है रेंज ऑफ सेल्स, कि ये रेंज ऑफ सेल्स को आपको कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ डेटा कैसे एंटर करना है, ओके, किस तरीके से आप एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, बेसिकली वही रेंज ऑफ सेल्स कहलाता है। सो इन जनरल अ रेंज रिफर्स अ सीरीज ऑफ वैल्यूज बिटवीन 2 अदर वैल्यूज। 2 अदर वैल्यूज़ के बीच में यदि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, सीरीज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, तो उसी को बेसिकली हम रेंज कहते हैं। जैसे सपोज मैंने पहली रो सिलेक्ट करी, A1 वाली रो सिलेक्ट करी और फिर A5 वाली रो सिलेक्ट करी है, तो इसके बीच में कौन कौन सी रो आ जाएंगी? A2, A3, A4, है ना। सो ये फर्स्ट और ये लास्ट और इसके बीच की सारी रो आपने सिलेक्ट की हुई है। सो दिस इज अबाउट द रेंज। आप बता रहे हो A1 से लेकर A5 के बीच की आपने सारी रो को सिलेक्ट किया हुआ है, सो ये एक रेंज बन गई, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल द रेंज बिटवीन 1 and 5 इंक्लूड्स 2, 3 and 4। ऑब्वियस 1 and 5 के बीच में 2, 3, 4 नंबर्स आते हैं, तो जब आप 1, 5 की बात कर रहे हो तो इंक्लूडिंगली इसमें 2, 3, 4 भी इंक्लूड हो ही जाते हैं। सो व्हेन रिफरिंग टू अ स्प्रेडशीट, जब हम स्प्रेडशीट की बात करें, सो द रेंज ऑफ सेल रेंज इज कलेक्शन ऑफ सेल्स विद इन अ रो एंड अ कॉलम। रो एंड कॉलम में कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम बेसिकली यहाँ सेल रेंज कहते हैं। अ रेंज कैन बी 2 और मोर कॉन्टिग्यूअस सेल। जो रेंज होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्टिग्यूअस सेल्स को कहा जाता है। कॉन्टिग्यूअस मतलब लगातार, जैसा मैंने अभी आपको बताया। विच आर सिलेक्टेड और डिनोटेड कलेक्टिवली, जो कि कलेक्टिवली सिलेक्टेड और डिनोटेड की जाती हैं कुछ इस तरीके से। देखो ये जो डायग्राम में अभी हमने देखा, लाइक दिस, जस्ट अभी आ जाने वाला है, यस, ओके, इस तरीके से जो मैंने आपको डायग्राम में बताया, कलेक्टिवली, ओके, कॉन्टिग्यूअसली। वर्ड समझ में आ रहा है? अब कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलिए, सो यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज बाय राइटिंग दिस स्टार्टिंग सेल एड्रेस फॉलोड बाय द एंडिंग सेल एड्रेस, बोथ सेपरेटेड बाय कॉलम। अब इन सेल रेंज को यदि स्पेसिफाई करना होता है, इन सेल रेंज को यदि स्पेसिफाई करना होता है तो हम यहाँ पर कैसे स्पेसिफाई करते हैं? सेल का एड्रेस लिखकर। कौन से सेल का एड्रेस लिखकर? स्टार्टिंग सेल एड्रेस लिखकर और एंडिंग सेल एड्रेस लिखकर। जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको, A1 से लेकर A5 तक सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है। क्या बताया मैंने? कुछ इस तरीके से एक्सेल शीट आपको शो हो रही है। इस एक्सेल शीट में आपको A1 से लेकर A5 तक रो को सिलेक्ट करना है। ये A वाला आपका कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये BCD समथिंग कुछ कॉलम्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। हमें किस रेंज में सिलेक्ट करना है? हमें सिलेक्ट करना है A1 से लेकर A5 तक, है ना। हमें इन पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, इस रेंज में बेसिकली वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो अब यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर सेल रेंज को कैसे स्पेसिफाई करोगे? यदि इसे आपको स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग सेल रेंज बताओगे। क्या बताओगे आप यहाँ पे? स्टार्टिंग और एंडिंग सेल रेंज बताओगे। कैसे? A1 इज द स्टार्टिंग सेल एंड A5 इज द एंडिंग सेल एड्रेस। ये आपका स्टार्टिंग सेल एड्रेस हो गया A1 और ये एंडिंग सेल एड्रेस हो गया। सो जब भी सेल रेंज बतानी है कि आपने इतनी सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो कैसे बताओगे? A1 कॉलन A5, मतलब कुछ इस तरीके से लिखोगे, A1 कॉलन A5। तो ये हो गया आपका सेल रेंज कि आपने A1 से लेकर A5 तक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। उसी तरीके से यदि आप सपोज इसे सिलेक्ट करते हो, किसे सिलेक्ट करते हो?
सपोज आपने यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। तो अब अच्छा ये 3 सेल्स ले लेते हैं हम, राइट। तो जब आपने इन सेल्स को सिलेक्ट किया तो इस सेल रेंज को कैसे स्पेसिफाई करोगे? इस सेल रेंज को आप स्पेसिफाई करोगे दैट आपने B7 से लेकर D7 तक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। क्या किया है आपने यहाँ पर? इस सेल रेंज को कैसे स्पेसिफाई करोगे? स्टार्टिंग सेल रेंज इज B7 एंड एंडिंग सेल रेंज इज D7। कॉलन से आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो B7, C7, D7 तीनों सेल रेंज आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया कि अगर स्टार्टिंग सेल एड्रेस लिखा हुआ है, कॉलन लगाकर एंडिंग सेल एड्रेस लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपने रेंज में सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। एक रेंज में सेल को सिलेक्ट किया हुआ है जो कि कॉन्टिन्यूस है। इनके बीच में जितनी भी सेल्स एग्जिस्ट करेंगी वो सब सिलेक्टेड हैं। क्लियर? अब ये जो सेल रेंज है बेसिकली 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? रेंज कैन बी, सेल रेंज कैन बी ऑफ 3 टाइप। कौन कौन से 3 टाइप है? फर्स्ट इज कॉलम रेंज। पहला कौन सा हो गया? कॉलम रेंज। क्या हुआ इसका मतलब? कॉलम रेंज रिफर्स टू द रेंज ऑफ सेल्स स्प्रेड अक्रॉस अ कॉलम। कॉलम रेंज का मतलब जब रेंज ऑफ सेल्स कॉलम के अक्रॉस स्प्रेड होती है, ठीक है, तो वो कॉलम रेंज कहलाती है। मतलब जब आप किसी सेल को, रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो वो एक कॉलम के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ रेंज द कॉलम लेटर इज कांस्टेंट वेयर द रो नंबर वेरीज। कॉलम लेटर कांस्टेंट होता है, वही रो नंबर वेरी करता है। कॉलम नंबर कांस्टेंट होता है, रो नंबर वेरी करता है। जैसे सेम एग्जांपल मैंने लिया कि ए वाला कॉलम है और यहाँ आप सिलेक्ट कर रहे हो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया कितने कॉलम्स को, कितने पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट किया है? आपने ये रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया यहाँ पर कि ये कॉलम रेंज हो गई। मतलब जहाँ पर कॉलम क्या शो कर रहा है, जहाँ पर कॉलम का जो लेटर है वो कांस्टेंट रहेगा, स्टार्टिंग सेल एड्रेस A3 है और एंडिंग सेल एड्रेस A5 है, ठीक है। तो आप इसे कैसे स्पेसिफाई करोगे? आप इसे स्पेसिफाई करोगे दैट A1 कॉलन A3, जहाँ पे कॉलम क्या है? कांस्टेंट है, कॉलम कांस्टेंट है और 1 और 3 वेरी कर रहा है। 1 और 3 वेरी कर रहा है भाई, 3 और 5 ना, ये 3 और ये 5 है ना, 3 और 5 वेरी कर रहा है। 3 4 5 रो के नंबर वेरी कर रहे हैं बट कॉलम आपका कांस्टेंट है, तो ये कॉलम रेंज कहला रही है। सो फॉर एग्जांपल द कॉलम रेंज दैट इंक्लूड्स 1 to 5 कॉलम B रिटन एज B1 कॉलन B5। इसी तरीके से B वाले कॉलम की बात कर लो तो B1 कॉलन B5, दिस इज स्टार्टिंग सेल एड्रेस, दिस इज एंडिंग सेल एड्रेस। मींस के आपने B1 B2 B3 B4 और B5 इन पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग रोज को सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, इतना हमें अच्छे से समझ में आया। सो कॉलम रेंज क्लियर है। वही बात कर लें अब हम रो रेंज की। तो रो रेंज का क्या मतलब हुआ? रो रेंज रिफर्स टू द रेंज ऑफ सेल्स स्प्रेड अक्रॉस अ रो। जैसे कॉलम रेंज में कॉलम कांस्टेंट होता है, वैसे रो रेंज में रो कांस्टेंट होती है, कॉलम वेरी करते हैं जो एक रो के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली जो रेंज स्प्रेड कर रही है। इन दिस टाइप ऑफ रेंज द रो नंबर इज कांस्टेंट whereas the column letter varies। रो नंबर कांस्टेंट होता है और कॉलम लेटर वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अ रो रेंज दैट इंक्लूड्स कॉलम B to F। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक रो रेंज की जिसमें कॉलम B to F आपने सेलेक्ट किए हुए, while रो इज 5। सो कैसे लिखोगे आप इसको? B5 to F5 मीन्स कुछ इस तरीके से। देखो क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे कि यहाँ आपने B वाला कॉलम सिलेक्ट किया। अच्छा, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, B C D E और F ये कॉलम्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 और 5 हम बात कर रहे हैं किसकी? 5th रो की। तो आपने क्या किया है? कुल मिला के ये पर्टिकुलर सेल रेंज सिलेक्ट की हुई है। कौन सी? ये पर्टिकुलर सेल रेंज सिलेक्ट की हुई है जिसमें आप B से लेकर F तक कॉलम को सिलेक्ट किए हुए हो। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे देखो रो कांस्टेंट है, ये वाली रो कांस्टेंट है, B पर्टिकुलर 5 से लेकर F5 तक आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो C5 D5 E5 भी सिलेक्टेड है। तो कॉलम वेरी कर रहे हैं B C D E F बट रो इज कांस्टेंट, 5th नंबर वाली रो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रो रेंज जिसमें कॉलम वेरी करते हैं और रो कांस्टेंट होती है। कोई डाउट नहीं? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को? तो हॉरिजॉन्टली यदि आप सिलेक्शन कर रहे हो रेंज ऑफ सेल्स का तो रो रेंज कहलाता है। वर्टिकली यदि आप सिलेक्शन कर रहे हो
तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉलम रेंज कहलाता है। थर्ड टाइप का जो रेंज होती है वो होती है रो कॉलम रेंज। दोनों रो एंड कॉलम रेंज दोनों को आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, रो को कॉलम को दोनों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस टाइप ऑफ रेंज इज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये रेंज किस टाइप की होती है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होती है, इंक्लूडिंग मल्टीपल रो एंड कॉलम, जिसमें मल्टीपल रो कॉलम को आप ऐड करते हो। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल अ रेंज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ रोज 3 to 10 that lie in the column B to F will be written as B3 to F10। अब ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट हम इसको ऐसे समझ लें, ठीक है। सपोज यहाँ आपने कुछ रो कॉलम क्रिएट किए हुए हैं। अब ये पर्टिकुलर रो कॉलम रेंज कैसे स्पेसिफाई करेंगे हम, समथिंग लाइक दिस। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से। सपोज मैंने ये रो कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कुछ रो कॉलम आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। हमने इन रो कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। A B C D ये कॉलम्स हो गए, 1 2 3 रोज हो गई है, राइट। अब आपने किसे सिलेक्ट किया हुआ है, इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट किया है जो A1 से स्टार्ट हो रहा है, B1 C1 है ना, इसे भी आपने सिलेक्ट किया है, इसे भी आपने सिलेक्ट किया है, A2 को भी, B2 को भी और C2 को भी। सो स्टार्ट और एंड को आप यहाँ स्पेसिफाई करते हो, लाइक A1 से लेकर आपने C2 तक सिलेक्ट किया हुआ है। डायगोनिकली आप जब बताओगे इट मीन्स कि आपने रो और कॉलम रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। आ रही है मेरी बात समझ में अच्छे से? So, for example, a range consisting of the cells of row 3 to 10, like 1 to 2, that lie in column B to F, that lie in column A, B, C, will be written as A1 colon C2. Clear? So, ये basically आपका क्या कहलाता है, रो कॉलम रेंज कहलाता है। तो कॉलम रेंज, रो रेंज दोनों का कॉम्बिनेशन और रो कॉलम रेंज कहला रहा है। कोई डाउट नहीं है, तीनों तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब बेसिकली इन्हें सिलेक्ट कैसे करना है, ये रेंज में हम सिलेक्शन तो कर सकते हैं, बट सिलेक्शन कैसे करना है, हाउ टू सिलेक्ट दिस रेंज, दिस टाइप ऑफ रेंज। सो यू कैन सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स आइदर बाय यूजिंग माउस और बाय कीबोर्ड। तो या तो आप माउस का यूज करके सिलेक्ट करो या फिर आप कीबोर्ड का यूज करके सिलेक्ट करो। तो आप दोनों तरीके से कैसे सिलेक्ट करना है वो जान लेते हैं। यूजिंग द माउस, सपोज यू वॉन्ट टू सिलेक्ट अ रेंज A1 to F6। देखो माउस का यूज करके आपको सिलेक्ट करना है, सपोज कौन सी रेंज, A1 से लेकर F6 तक, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर कॉलम भी अलग अलग है, रो भी अलग अलग है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब रो कॉलम रेंज एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आपको सिलेक्शन करना है। इतना समझ में आ रहा है? अब इस पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए रो रेंज, कॉलम रेंज, रो कॉलम रेंज अच्छे से समझ लेना, डिटेल में मैंने इसलिए समझाया है। सो सपोज यू वॉन्ट टू सिलेक्ट अ रेंज दिस, since a range is always in the form of rectangle, the desired range will have 4 corners। तो जो रेंज है उसके कितने कॉर्नर्स होंगे, 4 कॉर्नर्स होंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप की सेल्स होती है और जो सिलेक्शन आप करोगे वो भी रेक्टेंगल ही होगा। सो A1 से लेकर F6 तक आपको सिलेक्ट करना है। सो A1, A6, F1, F6 ये 4 पर्टिकुलर इसके कॉर्नर्स हो जाने वाले हैं, राइट। कैसे, देखो सेल्स पे देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। क्या बताना है आपको, 1 2 3 4 5 और 6 सिलेक्ट करना है, A B C D E और F, राइट। ये पर्टिकुलर रेंज हमें सिलेक्ट करनी है। तो इसमें कौन से 4 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं जो आपको सिलेक्ट करना है, इस रेंज में आपको सिलेक्शन करना है। तो इस रेंज में जो 4 कॉर्नर्स हैं वो कुछ कॉर्नर्स ये होंगे, कौन से होंगे, A1, A6, F1 और F6, है ना, यही होंगे पर्टिकुलर। इसी फॉर्मेट में आपको सिलेक्शन करना है, A1, F1, A6, F6। सो ब्रिंग द सेल पॉइंटर टू एनी वन कॉर्नर एंड ड्रैग इट डायगोनिकली टू अपोजिट कॉर्नर। माउस से सिलेक्शन करना है तो आपको इन चारों में से कोई भी कॉर्नर पे, चारों में से कोई भी कॉर्नर पे माउस से क्लिक करना है, एक बार सेल को एक्टिव कर लेना है। सपोज मैंने यहाँ पर माउस से क्लिक कर लिया, मैंने क्या किया, यहाँ पर माउस से क्लिक किया, लेफ्ट माउस बटन यहाँ पर लाकर प्रेस कर दिया। जैसे ही प्रेस किया तो आपको माउस बटन रिलीज नहीं करना है। रिलीज कहाँ करना है, इस माउस बटन को आपको ड्रैग करके आना है डायगोनिकली और इस पर्टिकुलर कॉलम पर आकर रिलीज करना है। इस पर्टिकुलर कॉलम पर आकर माउस बटन को रिलीज करना है। तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली आप देखोगे कि आपके पूरे कॉलम्स, ये जितने भी कॉलम्स हैं सब सिलेक्ट हो जाएंगे, सारी रो सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा इस रेंज का। आई बात समझ में? कैसे, जब हमने एक कॉलम से, एक कॉर्नर से क्या किया, एक कॉर्नर से सिलेक्शन किया
और लास्ट वाले कॉर्नर पर डायगोनिकली कैसे सिलेक्शन किया है आपने, डायगोनिकली आपने सिलेक्शन किया है। आई बात समझ में। सो ओवरऑल रो कॉलम रेंज के अकॉर्डिंग ये जो रेंज आपने स्पेसिफाई करी थी A1 से लेकर F6 तक सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। करके देखना रो कॉलम को सिलेक्ट। जनरली यदि आपने MS Excel पे काम किया है तो आप कर सकते हो इजीली। सो यू विल सी दैट द सिलेक्टेड एरिया गेट्स हाईलाइटेड। तो ये तो बात हुई किसकी, माउस सिलेक्शन से। माउस से क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन किसी भी एक कॉर्नर पे आपको सिलेक्ट करना है, प्रेस कर लेना है, माउस बटन प्रेस करके रखना है। जहां तक आपको सिलेक्शन करना है डायगोनिकली आपको माउस बटन क्या करना है, ड्रैग करते जाना है। ओके, जैसे ड्रैग करोगे तो ड्रॉप कहाँ करना है, जिस पर्टिकुलर पोजिशन पे आके आपको सिलेक्शन एंड करना है। ओके, सो ड्रैग ड्रॉप मेथड से आप माउस के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो, यदि आपको एक रो सिलेक्ट करना है तो आपने क्या करना है, सपोज इस रो से A2 रो से, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया और इस तरीके से आपको सिलेक्शन करके यहाँ पे माउस बटन को रिलीज कर देना है। सो जैसे ही माउस बटन यहाँ पे प्रेस करोगे और वहाँ आके रिलीज करोगे तो ये रो सिलेक्ट हो जाएगी, हाईलाइटेड शो होगी आपको। क्लियर। इसी तरीके से ये हम बात कर रहे हैं किसकी, रो रेंज की। कॉलम रेंज भी आप इसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात कर लें रो कॉलम रेंज की, तो डायगोनिकली आप रो कॉलम रेंज सिलेक्ट कर पाओगे। सो सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पर सिमिलरली हम माउस का कर्सर लेकर आए, यहाँ पर क्लिक किया, प्रेस करके रखा हुआ है माउस, और प्रेस करके रखने के साथ साथ आपने यहाँ पर लाकर माउस का बटन रिलीज किया है, तो एंटायर टेबल, ये पूरी टेबल जो है आपको यहाँ दिख रही है, ये कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगी, पूरी हाईलाइटेड हो जाएगी। ओके, कंप्लीट डेटा यहाँ पे हाईलाइटेड आपको शो होगा। क्लियर। अब कीबोर्ड का यूज करके ऐसे सिलेक्शन कैसे करना है, माउस का यूज करके तो हमने देख लिया। कीबोर्ड का जब इस तरीके से यूज किया जाता है सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ हम यूज करते हैं किसका, यहाँ हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन कीज का, जिसमें शिफ्ट कॉम्बिनेशन की का यूज किया जाता है फर्दर सिलेक्शन के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट में भी सिलेक्शन करना था टेक्स्ट का, पैराग्राफ का, तो शिफ्ट की का हमने यूज किया था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी कीबोर्ड की हम शिफ्ट की का यूज करेंगे, और साथ में जिस डायरेक्शन में आपको सिलेक्शन करना है, अप डाउन लेफ्ट राइट, उसके लिए एरो की का यूज करेंगे। किन कीज का यूज करोगे आप, यहाँ पर शिफ्ट की, और उसके साथ आप एरो की का यूज करोगे। ठीक है, ये अप डाउन लेफ्ट और राइट एरो की। तो शिफ्ट के साथ आप जिस भी एरो की को प्रेस करते हो उस डायरेक्शन में सिलेक्शन होता है, रो वाइज, कॉलम वाइज, अप लेफ्ट राइट, रो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, डायगोनिकली आप आसानी से यहाँ सिलेक्शन कर सकते हो, है ना। सो की आपको ध्यान रखनी है। टू सिलेक्ट a range of cells using keyboard, follow these steps. First, select any one cell. सबसे पहले आपको एक सेल सिलेक्ट करनी होगी जहां से आपको सिलेक्शन शुरू करना है, at the corner of its specific range. While pressing the shift key, ध्यान से समझो क्या प्रेस करना है, shift key. Select the number of cells in your range by using the arrow key. Clear? After reaching the destination cell, release the shift key. The desired range will be selected. क्या? सपोज यहाँ देखो, हमने क्या करना है, ये शीट है, इस शीट में आपको सिलेक्शन करना है ना। सपोज हम चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन करना है कहाँ से कहाँ तक, आपको सिलेक्शन करना है इस जगह से। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन करना है इस सेल से। तो हमने क्या किया, शिफ्ट की प्रेस किया, क्या किया, शिफ्ट की प्रेस किया, प्रेस करके रखना है, शिफ्ट की होल्ड करके ही रखना है, और साथ में आपने लेफ्ट एरो की प्रेस किया, क्योंकि हमें कहाँ तक सिलेक्शन चाहिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ से शुरू किया, शिफ्ट की प्रेस किया, अब शिफ्ट की आपको प्रेस करके रखना है, और प्रेस करके रखने के साथ में आपको एरो की को प्रेस कर लेना है। जैसे एरो की प्रेस करोगे तो पहले ये वाली सेल सिलेक्टेड होगी, फिर ये वाली सेल सिलेक्टेड होगी, फिर ये वाली सेल सिलेक्टेड होगी, देन ये सेल सिलेक्टेड हो जाएगी। पूरा डेटा आपका एक बार सिलेक्ट हो गया, देन यहाँ पे आके शिफ्ट की को आपको रिलीज कर देना है, यहाँ आपको शिफ्ट के साथ एरो की को प्रेस करना था। तो ये पूरी रो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी। आई बात समझ में, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, और जब सिलेक्शन कंप्लीट हो तो शिफ्ट की को रिलीज कर देना है, और जिस भी डायरेक्शन में आपको सिलेक्शन करवाना है उसके लिए एरो की का यूज कर लेना है। जैसे माउस क्लिक का यूज किया था, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा था, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट कॉर्नर तक आप नहीं पहुंचे, तब तक आपने माउस का बटन ड्रॉप नहीं किया। बिल्कुल वैसे यहाँ पर शिफ्ट की काम करती है, और साथ जिस डायरेक्शन में आपको सिलेक्शन करना है उसके लिए एरो की का आप यूज कर सकते हो। तो शिफ्ट एरो की मदद से हम
कीबोर्ड की मदद से रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस का कैसे यूज करना है, कीबोर्ड का कैसे यूज करना है, दोनों चीज हमने समझ ली। यदि एग्जाम में आया क्वेश्चन हाउ टू सिलेक्ट रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग माउस यूजिंग कीबोर्ड राइट स्टेप्स, तो अब आप ये 2-3 स्टेप्स लिख सकते हो। क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन यहाँ से आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ध्यान रखिए। क्वेश्चंस क्योंकि सब छोटे ही बनेंगे, है ना। इनफैक्ट आपसे इस चैप्टर में एमसीक्यूज, फिलअप, ट्रू फॉल्स वगैरह ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन एंड होप अब आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर से नहीं होगा। बहुत बेसिक चैप्टर था जिसमें बहुत बेसिक स्टेप्स हमने समझी है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो अब ईजिली आप हर एक क्वेश्चन का आंसर करके आ सकते हो। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मतलब आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे एमसीक्यू बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, राइट। सो उसके लिए क्या करोगे आप, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी बुक्स ई बुक्स की लिंक पे क्लिक कर देना। एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल कर देना। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि बुक्स और ई बुक्स जो यहाँ डिज़ाइन की गई है हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। Till then, stay here, stay happy. Thank you so much.